हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज। मैं परीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज पर। और बच्चों, आपका जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, वो जो है हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से उसको जो है धूल चटाई है और बहुत अच्छे तरीके से उसके सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं पिछली कक्षाओं में, पिछली क्लासेस में। आज हम बात करेंगे जो उसके क्वेश्चन आंसर दिए हैं। मैंने सोचा कि जो क्वेश्चन आंसर्स रह गए आपके चैप्टर में, ये भी मैं क्यों छोड़ दूं, इनको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपके एग्जाम्स में, आपकी हर चीज में आपको जो है हेल्प हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस बने लॉन्ग वाले और किस तरह से आपने आंसर किया। तो वो आज की वीडियो में बहुत धुआंधार तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। चैप्टर आपका हमने खल्लास कर दिया था पूरी तरीके से, और आज के क्लास में हम जो है क्वेश्चन आंसर उसके डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है वो आपसे और क्या उसके आंसर्स आपको देने, ये सारी बातें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आखिरी तक जरूर देखिएगा, और जल्दी से अपनी क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। चलिए, तो सोशियोलॉजी में हम इंडियन सोसाइटी आपकी बुक पढ़ रहे थे। चैप्टर आपका कौन सा था? डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये बार बार इसलिए मैं लेके आता हूँ ताकि आपको हर चीज़ के नाम वगैरह सब याद रहे कि चैप्टर 1 का नाम क्या है, चैप्टर 2 का नाम क्या है। बहुत से बच्चों को यही नहीं याद रहता कि नाम क्या है चैप्टर का। तो क्वेश्चन सोल्यूशन ऑफ द चैप्टर के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो उनका सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना खांसे हुए, बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा 5,000 रुपयों के लिए। तो एक्सप्लेन द बेसिक आर्ग्यूमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी है उसके क्या बेसिक आर्ग्यूमेंट्स है, उसके क्या बेसिक तर्क हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स जो है हमें एक्सप्लेन करने हैं बहुत अच्छे तरीके से। फिर व्हाई इज द ट्रांजिशन पीरियड एसोसिएट विद अ पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन, यानी कि जो आपका ट्रांजिशन पीरियड था वो पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन, जो पॉपुलेशन है आपकी, पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन से किस तरह से क्या था, किस तरह से एसोसिएट था। ठीक है, किस तरह से एसोसिएट था ये पूछ रहा है आपसे। तो क्या पूछ रहा है कि आपका जो आपका वो था डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन था, यानी जनसंख्या का जो ट्रांजिशन हो रहा था, उसके जो प्रिंसिपल्स थे उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स को क्या करना है, आपको स्पष्ट करना है उनके आर्ग्यूमेंट्स को। और जो आपका क्या हुआ था डेमोग्राफिक जो विस्फोट एक तरीके से, उसके साथ क्या चीज़ें जुड़ी हैं, क्या अवधारणा है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें डिस्कस करनी है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आप लिखेंगे इसके आंसर में, और समझेंगे उस आंसर को बहुत कायदे से। तो आप लिखेंगे, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सजेस्ट दैट पॉपुलेशन ग्रो इन लिंक्ड टू population growth in linked to overall level of economic development, and that every society follow a typical pattern of development related population growth। क्या कहा था बच्चे इसमें कि आपका जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत है किसका, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो सिद्धांत है वो क्या बताता है आपको कि जो आपकी जो पॉपुलेशन में जो ग्रोथ होती है, क्या होती है, ग्रोथ होती है, वो कहीं ना कहीं क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी जुड़ी होती है। यानी आपकी जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, आपकी पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हो रही है, उसका संबंध किससे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, जब इकोनॉमी या इकोनॉमिक की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम पैसे की बात करते हैं, पैसा 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 पैसा, दे देना दिन पैसा वाला। तो इकोनॉमी क्या कहती है, इकोनॉमी बात करती है क्यों पैसा पैसा करती है, पैसे क्यों मरती है, ये है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या करती है, पैसा पैसा करती है। तो जहां भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है, यानी कि कुछ इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप से सुधार, पैसे में, पूंजी में, इस तरह से सुधार की बात हो रही। तो कह रहा है जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो कहां डिपेंड करती है, वो आपकी डिपेंड करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी, उसका कोई लिंक है, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी लिंक है। क्या है भाई, आपकी पॉपुलेशन कम होगी, कमाने वाले ज्यादा होंगे, लोग कम होंगे, पैसा ज्यादा होगा, बढ़िया से इकोनॉमी सबकी बढ़ेगी। पॉपुलेशन ज्यादा, पैसा कम, खाना ज्यादा चाहिए, उग पा नहीं रहा है, तो क्या होगी, इकोनॉमी डाउन होगी। तो इकोनॉमी से क्या है, उसका इंटरलिंक बताया है जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ थी। ये बताइए, ये आपको भाई आर्ग्यूमेंट्स, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपके आर्ग्यूमेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो हम आर्ग्यूमेंट डिस्कस कर रहे हैं। तो एक ये क्या आपका टर्म था,
क्या था कि ओवरऑल जो है आपका लेवल ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, एंड दैट एवरी सोसाइटी फॉलो अ टिपिकल पैटर्न। जो हर सोसाइटी होती है वो क्या होती है, एक टिपिकल, एक निश्चित स्वरूप जो है, एक टिपिकल पैटर्न है, उस हिसाब से चलती है। क्या करती है, टिपिकल पैटर्न के हिसाब से क्या उसकी पॉपुलेशन में वृद्धि होती है, उसकी पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो एक पैटर्न के हिसाब से चलती है। कैसी, पैटर्न के हिसाब से चलती है। तो प्रत्येक समाज क्या होता है, जो आपका डेवलपमेंट है उसमें एक निश्चित पैटर्न होता है। क्या होता है, निश्चित पैटर्न होता है। अब क्या पैटर्न होता है, ये 3 स्टेज आ गए, ये आपको समझे कि पैटर्न क्या चल रहा है। अब हमारा पैटर्न क्या था वो 3 स्टेज में आप समझेंगे, क्या अपना पैटर्न क्या था वो समझेंगे। तो देयर आर 3 बेसिक फेज, 3 फेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 3 बेसिक फेज जो थे पॉपुलेशन ग्रोथ के, क्या पॉपुलेशन ग्रोथ जो 3 बेसिक फेज में उनको डिवाइड किया, तो किस किस फेज से कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही, 3 फेज पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेज 1 की। स्टेज 1 की बात कर लेते हैं। क्या स्टेज 1 की, यानी कि पहला जो फेज था आपका वो स्टेज 1 था। क्या था स्टेज 1 में, चलिए देखते हैं। प्रिमिटिव स्टेज, अंडर डेवलप्ड कंट्री, अविकसित है। यहाँ पे क्या, ये क्या है बच्चे, प्रिमिटिव स्टेज है। कैसी, प्रिमिटिव स्टेज है, यानी कि आपकी जो प्राइमरी कह सकते हैं, या प्रिमिटिव, या फर्स्ट स्टेज, या प्राइमरी स्टेज, या प्रिमिटिव स्टेज। ये क्या था, इसमें अनडेवलप्ड कंट्री, इसमें विकास सही से नहीं हो पाया था। अविकसित लोग थे, अविकसित थे। कैसे, अविकसित थे, अनडेवलप्ड थे, सही से विकसित नहीं थे। हर मामले में सही से विकसित, ना पढ़ाई में सही से विकसित थे, ना किसी और चीज में, इकोनॉमी में सही से विकसित थे। अविकसित कंट्री अभी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, लो पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ सोसाइटी दैट इज अंडर डेवलप्ड एंड टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड। क्या थी, ये पिछड़ी जाति से आ रहे थे, टेक्नोलॉजी क्या, बैकवर्ड में हम जी रहे थे, पिछड़ेपन में जी रहे थे। तो पिछड़ेपन में क्या था, आपका पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था, पॉपुलेशन का जो बढ़ना था वो इतना ज्यादा तेज नहीं था। क्या था, तेज आपका नहीं था पॉपुलेशन का बढ़ना। क्या था, क्योंकि देश जो था आपका वो क्या था, अनडेवलप्ड था या अंडर डेवलप्ड था। तो क्या टेक्नोलॉजी से पिछड़े रूप से थे वो, हर चीज में टेक्नोलॉजी वगैरह में क्या थे, पिछड़े थे। तो क्या था, समाज में जो ग्रोथ थी आपकी पॉपुलेशन की वो कम थी। क्लियर है, क्या थी, पॉपुलेशन की ग्रोथ कम थी, बैकवर्ड। तो इन सच सोसाइटीज लाइक अफ्रीका, बर्थ रेट इज हाई सिंस पीपल आर अनवेयर ऑफ द एडवांटेज ऑफ हैविंग स्मॉल फैमिली, दे आर नॉट एजुकेटेड। यानी कि क्या हुआ बच्चे, जैसे क्या बता रहा है कि जो आपके अफ्रीका जैसे थे, तो वहां क्या थी, वहां क्या थी, जन्म दर जो आपकी ग्रोथ रेट थी, जो बर्थ रेट थी वो ऊंची होती थी। क्या होती थी, ऊंची होती थी। बर्थ रेट जो है हाई होती थी, कहां, अफ्रीका जैसे। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो छोटे, अब लोगों क्या हुआ, छोटे परिवार होता है। जैसे मान लीजिए छोटे परिवार होता है, तो छोटा परिवार में क्या होता है, पहले क्या होता था, बहुत बड़े बड़े मान लीजिए फैमिली है, 10 बच्चे हैं, किसी के 8 बच्चे हैं। तो क्या होता था बच्चे, उनको जो पालना है, उनको क्या करना, उनको पालना, उनको खिलाना पिलाना, और ये सब में कितना खर्चा एक्सपेंस होता था, और सब चीज़ बहुत कितनी कठिनाई हो जाती थी। फिर धीरे धीरे क्या बच्चे कम हुए, किसी के 2 बच्चे होते, 3 बच्चे होते थे। फिर लोगों ने क्या किया, कम बच्चे होने का और ज़्यादा बच्चे होने का अंतर समझा, यानी कि परिवार छोटा होने के फायदे जानने लगे। लोगों को ये लगने लगा कि परिवार छोटा होने के फायदे होते हैं। भाई छोटा परिवार सुखी परिवार कहते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो उन्होंने जाना कि छोटा परिवार होने के क्या फायदे होते हैं, है नहीं, छोटा परिवार ही सही रहता है, हमारी हर चीज़ मैनेज होती है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, जब छोटे परिवार के फायदे एडवांटेज उन्होंने जाने, तो क्या हुई, जो जनसंख्या में क्या हुई आपकी, या ग्रोथ रेट में क्या हुई, कमी आई। लेकिन वो शिक्षित नहीं थे, तब भी एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एडवांटेज जाने किसके, स्मॉल फैमिली के। उन्होंने एडवांटेज जो थे, यानी फायदे जो थे स्मॉल फैमिली के, फायदे जो थे वो जाने, उन्होंने फायदे जाने। फिर डेथ रेट इज ऑल्सो हाई। अच्छा, मृत्यु दर भी क्या थी, ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी, मृत्यु दर इसलिए ज्यादा थी क्योंकि क्या था, टेक्नोलॉजी का अभाव था, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। भाई उपचार अच्छे से नहीं हो पाता था रोगों का। क्लियर है, या आपकी हॉस्पिटल की जो सुविधाएं थी वो अच्छी नहीं थी, सही समय पे मेडिकल का आपका ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था, सही से अच्छा इलाज नहीं मिल पाता था। उस कारण क्या थी, आपकी डेथ रेट थी वो ज्यादा थी, मृत्यु दर क्या थी, ज्यादा थी। हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल, यानी कि हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी क्या थी, अवेलेबल नहीं थी सही रूप से। देयरफॉर पॉपुलेशन इज लो। क्या थी, आपकी जो हेल्थ फैसिलिटी थी वो सही से डेवलप नहीं थी, अब वो नहीं थी, तो उसके कारण क्या था, आपकी मृत्यु दर जो थी वो ऊंची थी। और क्या थी, जनसंख्या कम होती थी। जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन इज लो, क्या थी, जनसंख्या कम होती, क्योंकि जो थी आपकी जो डेथ रेट था वो ज्यादा था, लोग
कि जन्म कम हो रहा था और क्या डेथ भी हो रही थी उस हिसाब से, तो क्या थी आपकी पॉपुलेशन लो थी। ये तो हमने बात कर ली फर्स्ट स्टेज की। फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया आपका? जो क्लियर हो गया तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए कि सर क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेज 2। स्टेज 2 की बात करते हैं भाई। एक स्टेज हमने पार कर लिया, अब अगली स्टेप पे आ गए। स्टेज 2 में क्या हुआ देखते हैं। पहला स्टेज हमने समझा बहुत अच्छे तरीके से कि पहले स्टेज में क्या क्या हुआ। अब बात करते हैं स्टेज 2 में क्या क्या हुआ। तो अब ये डेवलपिंग कंट्री थी आपकी, थोड़ी विकसित कंट्री, डेवलपिंग विकसित हो रहे थे। कैसी थी बच्चे? ये क्या थी? डेवलपिंग कंट्री या विकासशील देश थे। विकसित नहीं होते, विकासशील थे। अभी ये अभी क्या थे? अभी विकासशील थे, विकास कर रहे थे। तो द बर्थ रेट एंड डेथ रेट रैंक वेरी हाई। क्या हुआ? बर्थ रेट यानी कि जन्म की दर और मृत्यु की दर वेरी हाई, बहुत ऊंची। क्या? बहुत ऊंची, यानी जन्म भी धुआंधार, मृत्यु भी धुआंधार। ले आया गया, आया गया, आया गया, जन्म हो रहा मृत्यु हो रही, जन्म हो रहा मृत्यु हो रही, जन्म हो रहा मृत्यु हो रही, चल रहा है बड़े तगड़े से हिसाब किताब। तो क्या था? आपकी जो बर्थ रेट थी और आपकी जो डेथ रेट थी, दोनों का क्या था? दोनों का जो रैंक था वो बहुत ऊंचा था, हाई रैंक था। हाई रैंक, जैसे आप हाई रैंक लाते पेपर में, वैसे ही हाई रैंक, ऐसा ही हाई रैंक आपको भी लाना परीक्षा में। तो द नेट ग्रोथ रेट रिमेन्स लो। क्या थी? जो नेट ग्रोथ रेट थी वो कम थी। क्यों कम थी सर? ये तो आप सब हाई था तो ग्रोथ रेट कैसे कम थी? हमको तो समझ में नहीं आया सर। आप बता रहे हैं डेथ भी हाई थी और आपकी बर्थ भी हाई थी, तो कैसे ग्रोथ रेट कम हो गया? तो बच्चे नेट ग्रोथ रेट क्या होगा? जब आपका जन्म की और मृत्यु की दोनों की दरों का जो बीच का अंतर होगा, तभी तो पता लगेगा ग्रोथ हो रही। तो जब डेथ भी ज्यादा हो रही थी, बर्थ भी ज्यादा हो रही थी, तो जो अंतर था वो नहीं आ रहा था बच्चा, अंतर जो था वो कम था। तो इसीलिए जो थी वृद्धि कम थी। भाई डेथ भी ज्यादा हो रही थी, बर्थ ज्यादा हो रही थी तो ठीक है, लेकिन डेथ भी तो ज्यादा हो रही थी। तो वृद्धि जो थी समाज में, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी वो क्या थी? कम थी। लो, रिमेन लो, लो। बर्थ रेट इज हाई as in this society, birth rate is high as in this society people live in a particular society in which men decide how many children must be born and male child is preferred। क्या कह रहा है कि जो लोग थे वो ऐसी सोसाइटी में रह रहे थे जो क्या थी? जो पुरुष प्रधान थी, या पैट्रियार्की वाली सोसाइटी थी, या पितृसत्ता वाली इसमें चीज चलती थी, यानी पुरुष ही प्रधान होता था। मैन जो है सब कुछ डिसाइड करता था। मैन समझता था कितने बच्चे होने सही होंगे। यानी जो सत्ता थी, जो क्या थी, मतलब पुरुष को ज्यादा प्रधानता मिलती थी, यानी मेल को ज्यादा आपको वो मिलती थी कि मेल सब डिसाइड करते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, घर में बच्चे कितने होने चाहिए, ये भी मेल डिसाइड करते थे। तो ऐसे समाज में हम रह रहे थे, पिछड़े समाज में रह रहे थे हम। तो क्या हो रहा था? तो इस कारण क्या था? पीपल आर इलिटरेट एंड इग्नोरेंट, यानी इलिटरेट थे, यानी कि अशिक्षित थे। लोग जो थे कैसे थे? अशिक्षित थे और अज्ञानी भी थे। अशिक्षित थे और अज्ञानी भी थे, यानी पढ़े लिखे भी नहीं थे और अज्ञानी भी थे। अशिक्षित थे और अज्ञानी भी थे। तू अज्ञानी है, महाभारत में कहते हैं। तो क्या था? अब क्या था? समाज ऐसे देश में रह जाता जहां का क्या था? मेल की चलती थी, मेल ही डिसाइड करता था क्या होगा क्या नहीं, कितने बच्चों को जन्म दिया जाए कितना नहीं। और क्या और जो बच्चे बेबी बॉय होते थे, क्या चाइल्ड मेल चाइल्ड को मेल चाइल्ड को प्रीफरेंस दी जाती थी। यानी कि जो बेटा होता था उसको प्रीफरेंस दी जाती थी, फीमेल को कम दी जाती थी, तो मेल को ज्यादा प्रीफरेंस दी जाती। भाई मेल जब प्रधान होगा तो मेल को प्रीफरेंस दी जाती थी। बच्चे का, बेबी बॉय का बहुत वो था। तो अब अशिक्षित और अज्ञानी थे भाई। फिर क्या? डेथ रेट इज ऑल्सो हाई। अब डेथ रेट तो जो था, मृत्यु दर भी थी, वो भी हाई थी। आपकी जो मृत्यु दर थी वो भी हाई थी। सिंस क्योंकि हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल। आपकी हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी जो थी वो अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए आपकी डेथ रेट ज्यादा। भाई डेथ ज्यादा क्यों होंगे? जब आपका सही इलाज मिलेगा नहीं, सही मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, सही ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तो डेथ की जो रेट है उसमें क्या होगी? ग्रोथ होने लगेगी। तो इसीलिए डेथ रेट जो थी वो ज्यादा थी आपकी। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है? फिर बात करते हैं स्टेज नंबर 3 की। जो आपकी 3rd स्टेज आई उसमें क्या हुआ देखते हैं। तो अब ये डेवलप्ड कंट्री हो गई।
क्या हुई? डेवलप्ड कंट्री, यानी कि विकसित देश। कैसे? विकसित देश। कैसे दोस्त हो गए थे बच्चे? विकसित हो गए थे देश। अब देखिए तीनों में आपको क्या देखने को मिला? तीनों में आपने क्या समझा कि जो पहली स्टेज थी, अभी आपको बताएंगे, पहले ये पढ़ लीजिए। तो बर्थ रेट इज लो बिकॉज पीपल आर एजुकेटेड एंड अवेयर एंड यूज कॉन्ट्रिसेप्टिव्स। बर्थ कंट्रोल इज पॉपुलराइज्ड। देखिए बर्थ रेट इज लो। क्यों लो थे बर्थ रेट? क्योंकि पीपल आर एजुकेटेड, लोग शिक्षित हो गए थे। लोग शिक्षित हो गए थे, इसी कारण क्या थी, आपकी जो जन्म की दर थी या बर्थ रेट था वो कम था, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हो गए थे। ज्यादा बच्चे कहते थे नहीं हम दो, हमारे दो, ठीक है 2 बच्चे सबसे अच्छे, ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसे चीजें सीख गए थे बड़े, मतलब जो एजुकेटेड होके। तो ज्यादा बच्चों को प्रेफरेंस ना देके वो कम बच्चों को ही प्रेफरेंस देते थे। सोचते थे कम बच्चे, 2 बच्चे हों या कम बच्चे होने चाहिए, ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। एजुकेटेड हो गए थे भाई, एजुकेटेड समाज में रहते तो ज्यादा बच्चे नहीं होते थे। तो क्या था आपका बर्थ रेट? क्या हो गई थी बच्चे? बर्थ रेट लो हो गई थी। बर्थ रेट लो हो गई थी क्योंकि लोग क्या थे? एजुकेटेड हो गए थे। आगे क्या हुआ? बर्थ कंट्रोल इज, फिर डेथ रेट इज ऑल्सो लो। अब डेथ रेट क्यों लो हो गया था सर? क्योंकि भाई मैंने क्या कहा, पढ़े लिखे थे ना। डेथ रेट क्यों कंट्रोल? क्योंकि पढ़ लिख गए थे, एजुकेटेड हो गए थे। तो एजुकेटेड जब जो समाज में होते, वहां क्या मेडिकल फैसिलिटीज बढ़िया होने लगी थी, अच्छा ट्रीटमेंट मिलने लगा था, अच्छी दवाइयां मिलने लगी थी, हॉस्पिटल की फैसिलिटी अच्छी हो गई थी। भाई एजुकेटेड समाज में तो यही होता, सब चीजें बढ़िया वेल मैनेज हो गई थी। तो जब एजुकेटेड हो गए थे तो क्या हुआ, आपकी रेट जो थी बर्थ की वो भी कम हो गई और डेथ की वो भी कम हो गई। दोनों ही रेट क्या हो गए? कम हो गए। और बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज देयरफॉर पॉपुलेशन इज लो। क्या हुआ? पॉपुलेशन भी क्या हुई? लो हो गई। क्यों? हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज देयरफॉर पॉपुलेशन इज लो। तो हेल्थ और मेडिकल पॉपुलेशन, हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी जो थी वो क्या हुई थी? सही से आपकी उपलब्ध हो गई थी। क्या फिर डेथ रेट में भी आपकी कमी आ गई। क्लियर है? तो ये सब हुआ। क्या हुआ? ये सब हुआ क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी आपकी अच्छी थी और फिर क्या थी, तो ये सब चीज। अब इसमें भी क्या हुआ था, एवरेज जो आपकी, आप देखिए बर्थ रेट भी कम हो गई और डेथ रेट भी कम हो गई। यानी कि पहले क्या था, बर्थ रेट ज्यादा डेथ रेट ज्यादा, तो भी एवरेज जो आपका वो था परसेंटेज वो कम। अब डेथ रेट कम बर्थ रेट कम, तब भी एवरेज परसेंटेज कम। तभी क्या हुई, जनसंख्या यहाँ भी क्या हुई, आपको कम देखने को मिली। क्या हुई? जनसंख्या कम देखने को मिली। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब क्या है बच्चे, ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेज आई। इसमें क्या हुआ सर, ट्रांजिशन स्टेज क्या थी? तो देखते हैं ट्रांजिशन स्टेज क्या थी। द स्टेज बिटवीन बैकवर्डनेस, पिछड़ापन, एंड स्किल्ड पीपल, और क्या, एक और कुशल, यानी एक पिछड़ापन और कुशल, यानी कि पिछड़ापन और कुशल जो था उनके बीच का जो था ट्रांजिशन, यानी पिछड़ेपन से कुशलता के बीच का जो ये फेज था। इन दिस स्टेज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई। इसमें क्या था, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, बच्चे पैदा करे जा रहे थे सब धक्का धक, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। फिर वेयर इज डेथ रेट आर ब्रॉट डाउन ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटी। अब मेडिकल फैसिलिटी तो बेहतर हो गई थी तो डेथ रेट कम हो गई, लेकिन बर्थ रेट ज्यादा थी। अब गैप बढ़ा दोनों का, अब बर्थ रेट ज्यादा डेथ रेट कम, अब गैप बढ़ा। अब तो भैया गैप बढ़ा। better medical facilities, nutrition and better medical technological advancement. Therefore, this transition period is associated with the population explosion. ये जो ट्रांजिशन पीरियड था ये क्या हुआ आपका, जनसंख्या विस्फोट से जुड़ा। क्या इसके जनसंख्या विस्फोट हुआ, यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट हुआ। दिवाली आई, जनसंख्या बूम, विस्फोट, विस्फोट भैया, दिवाली वाले, दिवाली पे विस्फोट लीजिए आप, ये लीजिए। तो क्या समझे, क्या समझे बताइए। तो क्या थी, 3 स्टेज थी, 3 स्टेज। पहली स्टेज में क्या हुआ दोस्त, जो 3 स्टेज थी, अब थोड़ा थोड़ा जानिए। 3 स्टेज जो थी, देखिए पहली स्टेज में आपने क्या देखा था, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। 3 स्टेज की हमने बात कही थी। तो मुन्ना पहली स्टेज में क्या हुआ, अनडेवलप्ड देखने को मिला आपको, अनडेवलप्ड कंट्री, अनडेवलप्ड
अनडेवलप्ड। फिर आप जब सेकंड स्टेज में आए तो डेवलपिंग, और फिर थर्ड स्टेज में आए तो डेवलप्ड। सर ये आप स्टेज पढ़ा रहे हैं कि वर्ब की फॉर्म्स पढ़ा रहे हैं? डेवलपिंग, डेवलपिंग, अनडेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड, ये क्या फॉर्म है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म? नहीं। डेवलप्ड मतलब ये अनडेवलप्ड मतलब क्या? अविकसित देश। पहले स्टेज में अविकसित, गंवार, अशिक्षित। फिर सेकंड डेवलपिंग, विकास हो रहा था, धीरे धीरे विकास हो रहा था। फिर थर्ड स्टेज में डेवलप्ड, विकसित हो चुके थे। विकसित, ऐसे विकसित हो गए थे, चलते हैं, काबिल हो गए थे, तो विकसित हो गए थे। तो 3 स्टेज में। अब जब अनडेवलप्ड वाली स्टेज थी, क्या था अनडेवलप्ड वाली स्टेज में? क्या था? बर्थ हाई, डेथ हाई, बर्थ हाई, डेथ हाई, यानी कि जन्म भी ऊंची दर और मृत्यु की भी ऊंची दर, दोनों ही दरें क्या थी? बहुत ऊंचाई पे आसमान को छू रही थी। क्या? आसमान को छू रही थी। क्योंकि अल्प विकसित था, टेक्नोलॉजी का पीछा था, ये टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो क्या थी आपके? जन्म और वो थी ज्यादा। क्लियर है? अब इसमें जो सेकंड स्टेज थी आपकी, इसमें क्या हुआ? सॉरी, फर्स्ट स्टेज में आपका क्या था? वो मृत्यु दर ज्यादा थी और जन्म दर उतनी नहीं थी। लेकिन सेकंड स्टेज में क्या था? आपकी जन्म और मृत्यु दोनों ही ज्यादा थी। क्या थी? जन्म और मृत्यु दोनों ही ज्यादा थी। और फिर थर्ड स्टेज में क्या था? जन्म और मृत्यु दोनों कम थी। ये था 3 आपका, 3 स्टेजों में ये था। तो ये 3 स्टेज आपकी जो थी, इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे 3 स्टेज को। उस बीच में क्या हुआ? एक ट्रांजिशन स्टेज भी आपको बताई गया, ट्रांजिशन स्टेज भी बताई गई। क्लियर है? तो पहले स्टेज में क्या हुआ बच्चे? जो बर्थ रेट था वो इतना नहीं था, बर्थ रेट लो था लेकिन डेथ ज्यादा थी, डेथ रेट ज्यादा था। फिर डेवलपिंग में क्या हुआ आपका? बर्थ भी हाई और डेथ भी हाई। फिर डेवलप्ड में क्या हुआ? बर्थ भी लो, बर्थ भी लो यानी लोअर बर्थ हो गया क्या? और डेथ भी लो। लो बर्थ का मतलब क्या हुआ? लोअर बर्थ, ट्रेन में होती जो ट्रेन में। चलिए, तो फिर हमने क्या बात की? ट्रांजिशन स्टेज की। ट्रांजिशन स्टेज थी, इसमें क्या था? ये बैकवर्ड से क्या स्किल्ड पीपल की तरफ की जर्नी हो रही थी। क्या हो रही थी? जर्नी। इसमें क्या था? ग्रोथ रेट क्या थी? हाई थी। और इधर डेथ रेट क्या थी? डाउन थी। ग्रोथ रेट हाई थी और डेथ रेट डाउन थी। ग्रोथ कैसी थी? हाई थी। डेथ कैसी थी? डेथ कैसी होती? डेथ जैसी होती, डाउन थी। ये आपका स्टेजेस थी। क्या थी बच्चे? ये आपकी स्टेज, आपकी नहीं थी, मतलब ये स्टेजेस थी। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात कर ली हमने पहला प्रश्न के बारे में, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझा हमने। तो पहला प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, आंसर क्लियर हुआ, तीनों स्टेज समझ में आई, ट्रांजिशन स्टेज समझ में आई। आगे तो कमेंट में जल्दी से लिख दीजिए। फिर हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है आपको अच्छा लगता है पढ़ाना, आपको समझ में आती चीजें, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर किया करिए वीडियो के बाद कि आपको कैसी लगी वीडियो के बाद जरूर कमेंट करके बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। चलिए, लाइक भी नहीं करते हो आप लोग, लाइक भी नहीं करते हो, वीडियो गरीब आदमी के हैं, तो लाइक कर दिया करो और कमेंट में जरूर बताया करो कि कैसी लगी आपको क्लास। क्लियर है? और कुछ ना समझ में आया तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको जरूर अगले दिन मैं समझाऊंगा आके। चलिए मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं जितने भी आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हाई डिड माल्थस बिलीव दैट Malthus believed that catastrophic event like famines and epidemics that cause mass death were inventable। क्या कहा? माल्थस क्या था? माल्थस का, अच्छा ये इसमें सीधे ये कह रहा है क्या कि जो बड़े पैमाने पे जैसी जो अकाल और जैसी एपिडेमिक या महामारी जो होती है, जैसी विनाश घटनाएं होती हैं जो बड़े पैमानों पे क्या बनती हैं? किसका? मृत्यु का कारण बनती हैं। तो इन्वेंटिएबल यानी कि अपरिहार्य हैं। तो माल्थस का क्या विश्वास था इस बारे में? ये आपसे पूछा जा रहा है। माल्थस
के बारे में हमने आपको क्या बताया था, माल्थस की थ्योरी क्या थी, माल्थस का क्या कॉन्सेप्ट था। माल्थस ने ये कहा था कि जो ग्रोथ रेट है जनसंख्या की, जिस हिसाब से आपकी ग्रोथ रेट बढ़ रही है उस हिसाब से हमारा फूड प्रोडक्शन नहीं बन रहा, और ऐसी स्थिति चलती रही तो एक दिन क्या होगा, एक दिन आपको मैगी बनाने के खानी पड़ेगी, आपके पास खाना नहीं बचेगा। यही तो था, एक दिन था। उन्होंने कहा माल्थस ने कि जिस हिसाब से आपका वो बढ़ रहा है, पॉपुलेशन रेट जिस हिसाब से बढ़ रही है, पॉपुलेशन रेट जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से आपका फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा। यानी अभी तो बराबर, एक दिन आने वाले समय में क्या आएगा, आपका ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ज़्यादा, फूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर आपके पास खाना नहीं बचेगा, अनाज नहीं बनेगा, और आपको बेचारे गरीब आदमी मैगी से काम चलाना पड़ेगा आपको, बताइए। ठीक है, सच मत मान लेना, ये मैगी भी नहीं बचेगी, हंस रहे हो। मैगी में बहुत मजा आता है तुमको, ये भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ऐसा ही रहा तो खुश हो गए, अरे मैगी खाएंगे अब तो, ये तो बढ़िया है, हो जाए तो नहीं, तो क्या बचेगा, नहीं, इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, खाने की कमी हो जाएगी, जिससे अब खाने की कमी आएगी तो भूखमरी से लोगों की मृत्यु होगी। तो ये इनका क्या था, कंसेप्ट था, इनका क्या था, कंसेप्ट था। क्लियर है। तो अब वो क्या कह रहे थे कि आपका जो वो है, जो आपकी जनसंख्या है वो कैसी, वो आपकी बढ़ रही है कैसी, जियोमेट्रिक तरीके से, और आपकी जो वो है आपका जो प्रोडक्शन है वो आपका अंकगणितीय तरीके से बढ़ रहा है। जैसे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा आपकी जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, उन्होंने कहा पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है और आपका फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा है। तो फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा है, फूड प्रोडक्शन, तो इन्होंने कहा जनसंख्या तो आपकी ऐसे बढ़ रही है 2, 4, 8, 16, 32, लेकिन आपका फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा है, 2, 4, 6, 8, 10। तो ये तरीका आप बताओ, ये 2, 4, 8 ऐसे डबल होती है, ये आपकी कैसे बढ़ रही है मैथमेटिकली। तो इन्होंने ये बताया था, कंसेप्ट था इनका कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है और आपकी जनसंख्या फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा है, ये इनका कंसेप्ट था। आप क्वेश्चन से आगे आंसर देखते हैं। आंसर क्या, इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थॉमस रॉबर्ट माल्थस, इकोनॉमिस्ट थे माल्थस, argue that human population tend to grow at a much faster rate than the rate of which the means of human substances land agriculture can grow। क्या कह रहे थे, इन्होंने कहा था सर कि जिस हिसाब से, जिस ट्रेंड से, जिस रेट से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस रेट से आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उस हिसाब से फूड प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए आपके घर में क्या, आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, आपके घर में शादी है और आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, और मेहमान क्या कर रहे हैं, आपके घर में आ रहे हैं 4 मेहमान पर घंटे की दर से या पर मिनट की दर से 4 मेहमान आपके अंदर एंट्री ले रहे हैं, और पर मिनट की दर से रोटी आपके यहाँ 1 बन पा रही है। तो बताइए आने वाले समय में क्या होगा, कुछ मेहमान भूखे रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे भाई, एक रोटी आ रही है 4 मिनट, 1 मिनट में एक रोटी आ रही है, 1 मिनट में 4 मेहमान आ रहे हैं, तो कैसे बताएं उनका गुजारा होगा। तो एक अभी तक तो गुजारा हो रहा है, मतलब बची रखी होंगी, लेकिन एक समय कैसा आएगा कि रोटी, मेहमान तो 4 आएंगे, रोटी एक ही आएगी, फिर किसी को कुछ मिलेगा नहीं, और फिर आगे भूखे रह जाएंगे। समझ रहे, जिस हिसाब से बढ़ रही है ग्रोथ उस हिसाब से फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। तो एक आने वाले समय में ऐसा समय आ सकता है कि जब है खाने की भी कमी आ जाए, भूखमरी से लोगों की मृत्यु होना शुरू हो जाए, तो ऐसी कंडीशन आ सकती है। ये माल्थस ने बताया था, क्या ये माल्थस ने बताया था। आगे देखते हैं। तो ही सेड, उन्होंने कहा पॉपुलेशन राइजेज इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी जियोमेट्रिक तरीके से क्या बढ़ रही है पॉपुलेशन, वेयर इज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन ओनली ग्रो इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो जियोमेट्रिक तरीके से बढ़ रही है और आपका प्रोडक्शन है वो अर्थमेटिक तरीके से बन रहा है। तो जियोमेट्रिक कैसा, जियोमेट्रिक और अर्थमेटिक कैसा, मैट्रिक और अर्थमेटिक कैसा, जियोमेट्रिक कैसा था बच्चे आपका 2, 4, 8, 16, और अर्थमेटिक कैसा 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे था अर्थमेटिक। तो ये दोनों में अंतर था। तो माल्थस बिलीव दैट पॉजिटिव चेक्स टू पॉपुलेशन ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ फेमिनाइन एंड डिजीज was
इनवाइटेबल, these are nature's way of dealing with the balance between food supply and increasing population। इनका क्या मानना था माल्थस का कि इन्होंने ये तो बता दिया कि आपकी कैसे जियोमेट्रिक तरीके से और मैथमेटिक तरीके से क्या हो रहा है, आपकी वृद्धि हो रही है, लेकिन ये भी विश्वास करते थे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या, जैसे प्राकृतिक चीजें होती है, जैसे अकाल आ गया, बीमारियां आ गई, क्लियर है, या कुछ आपदा आ गई, ये किस लिए आती है, ये आपका ये क्या करती है भाई, कोई आपदा आगे मान लीजिए कोरोना वायरस आया, कितने लोगों की जान ले गया, कितने लोगों की जान ले गया, ऐसी कोई महामारी आई लाखों करोड़ों लोगों की जान ले जाती है। तो माल्थस का मानना था ये क्या आती है, ये प्राकृतिक चीज होती है जो क्या करती है, अपना बैलेंस करने के लिए आती है, फूड प्रोडक्शन और ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए आती है। जैसे कि अब आपने देखा कि पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है और फूड प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो एकदम से कोई आपदा आ गई, ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, तो ये बैलेंस नहीं होगा। अगर ऐसा तो क्या पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी फिर, और फूड प्रोडक्शन क्या होगा, घटता चला जाएगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि भूख से मरेंगे सब। तो ऐसा कोई आपदा आना, ये सब क्या बोले, ये बैलेंस का रीजन होती है। क्या बोले इन्होंने, क्या बताया कि इस दिक्कत के द्वारा क्या होता है, प्राकृतिक तरीका है, ये नेचुरल वे है ऑफ बैलेंसिंग है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ में और फूड प्रोडक्शन के बीच बैलेंस बनाने के लिए क्या ये नेचुरल तरीका है। उनके अनुसार क्या था, ये नेचुरल तरीका था, क्योंकि अब ये जो नेचुरल आपके जो होते हैं रोकने के भाई काफी कष्टकारी होते हैं, काफी इनसे तकलीफ होती लोगों को। तो जनसंख्या और कहा है और जो आजीविका यानी प्रोडक्शन के बीच का जो बैलेंस है वो क्या है, मृत्यु। अब मृत्यु दर बढ़ जाती है तो क्या होता है, उस फिर रिजल्ट में क्या है, बैलेंस होता है। तो उनका क्या कहना था कि नेचुरल तरीका है ये कंट्रोल करने का, कि कोई आपदा आती है तो क्या डेथ रेट बढ़ती है, फिर एकदम फूड प्रोडक्शन और पॉपुलेशन का बैलेंस होता है। लेकिन ये बहुत खतरनाक चीज है, ये जो तरीका है ये बहुत खतरनाक है, बहुत दर्दनाक तरीका एक तरीके से कहते तो ये होता है। तो वही होता है जब हद हो जाती है, प्रकृति भी परेशान हो जाती है इन सब चीजों से। प्रकृति जब हद पार हो जाती है, प्रकृति भी क्या करती है, एक्शन लेती है। जैसे गीता में क्या कहा है कृष्ण ने कि जब जब धरती पे पाप बढ़ेगा या जब जब कोई ऐसी कंडीशन आ जाएगी, जब आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन आ जाएगी, तब तक मैं आऊँगा। जब जब पाप बढ़ेगा तब तक मैं आऊँगा। तो वही जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती चीज़ें, जब हद से ज़्यादा कोई चीज़ घड़ा भर जाता है, तो फिर एक न एक दिन तो आपदा किसी न किसी रूप में आती है, जन्म लेती है। तो ये चीज़ थी, क्लियर है। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, डेथ रेट बढ़ती है, फिर पॉपुलेशन जो है कम होती है, या जो बैलेंस है जो आपका वो कम हो जाता है। फिर भाई जब मृत्यु दर बढ़ती है तो फिर बैलेंस कम होता है उस चीज़ का। तो ये है, क्लियर। भाई कृष्ण कहते हैं महाभारत में किससे, शिशुपाल से, कि मैं तुम्हारे 100 गुना माफ करूंगा, और 100 तक गिनते रहते हैं, और 100 गुना जैसे ही होते हैं वैसे वो चक्र लेते हैं और गला काट देते हैं उसका। तो एक लिमिट होती है, जब घड़ा भर जाता है तो फिर कुछ ना कुछ एक्शन तो लेती है प्रकृति। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हम 2 क्वेश्चन जो हमने बहुत शानदार तरीके से, बहुत जानदार तरीके से, बहुत धुआंधार तरीके से जो है समझे। दोनों क्वेश्चन का एक्सप्लेन जो मैंने किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, आपको सुनाई दे रहा है क्या? अच्छा, समझ गया। सुन, अभी बताते हैं आपको। ये कह रहा है कि व्हाट इज द मीन्ड बाय बर्थ रेट, बर्थ रेट का क्या मतलब है, एंड डेथ रेट और मृत्यु रेट का क्या मतलब है। भाई इसको कुछ पता ही नहीं, इसने चैप्टर नहीं पढ़ा क्या। एक्सप्लेन व्हाई द बर्थ रेट इज रिलेटिवली स्लो टू फॉल व्हाइल द डेथ रेट डिक्लाइन मच फास्टर। कह रहा है कि पहले तो पूछ रहा है भैया बर्थ रेट क्या होती है, फिर कह रहा है भैया हमको बता दो कि डेथ रेट क्या होती है, फिर कह रहा है कि ये बताइए कि जन्म और बर्थ रेट जो है उसमें क्या, उसमें गिरावट की अपेक्षा धीमी गति से क्यों आती है, बर्थ रेट में गिरावट धीमी गति से क्यों आती है, जबकि आपकी जो डेथ रेट है वो तेजी से गिरती है। इसको कुछ पता ही नहीं, पता नहीं क्या क्या सवाल पूछता है, बताइए। तो भैया समझाते हैं इसको, फिर आंसर देखें क्या करते हैं, समझाना ही पड़ेगा इसको आंसर हमको। तो देखते हैं। वो कह रहा है पहले बता दो हमको बर्थ रेट क्या होती है, डेथ रेट क्या होती है, और बर्थ रेट इतनी धीमी क्यों नहीं गिरती है, और जबकि डेथ रेट जो है बहुत स्पीड से बढ़ती है। तो ये दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो देते हैं इसका आंसर। बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर फंडामेंटल कंसेप्ट इन डेमोग्राफी, यानी कि आपका जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है वो क्या है, डेमोग्राफी का फंडामेंटल कंसेप्ट है। क्या फंडामेंटल कंसेप्ट है, यानी कि आपकी आधारभूत अवधारणा कह सकते हैं, फंडामेंटल कंसेप्ट है डेमोग्राफी का। अब बर्थ रेट क्या होता है, इट रिफर टू द टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन अ पार्टिकुलर एरिया, किसी दिए गए क्षेत्र में टोटल जितने जन्म हो रहे हैं
which can be the entire country, a state of any territory unit during a specific period। क्या कह रहा है कि बर्थ रेट क्या होती है, किसी दिए गए निश्चित क्षेत्र में, चाहे वो आपका जिला हो, चाहे वो आपकी स्टेट हो, चाहे वो आपका कंट्री हो, चाहे वो आपका देश हो, कुछ भी दिए गए निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में जो एक जन्म करने की संख्या होती है वो क्या कहलाई, आपकी बर्थ रेट कहलाई। क्या कहलाई, आपकी बर्थ रेट कहलाई। क्लियर है। तो किसी विशेष क्षेत्र में, जो पूरा देश, राज्य या कोई प्रदेश भी हो सकता है, एक निश्चित दिए गए समय में एक पार्टिकुलर टाइम के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों की जो टोटल संख्या है, टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड है, वो क्या कहलाएगी, बर्थ रेट कहलाएगी। अब क्रूड बर्थ रेट इज एक्सप्रेस थ्रू द फॉलोइंग मेथड। क्रूड बर्थ रेट जो है वो किस फॉलोइंग मेथड से एक्सप्रेस की जा सकती है, कौन सी एक्सप्रेस की जा सकती है, क्या है वो, B/P इंटू मल्टीप्लाई, हाँ इंटू B/P मल्टीप्लाई बाय 1000। तो B क्या है, नंबर ऑफ बर्थ है। B क्या है बच्चे, B फॉर बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ, और P क्या है, इंटायर पॉपुलेशन। P क्या है, पॉपुलेशन, P से पॉपुलेशन। इट इज द क्रूड बर्थ रेट बिकॉज इट डज नॉट इंक्लूड द रेशियो ऑफ बियरिंग एज। यानी इसमें एज का रेशियो जो है वो इंक्लूड नहीं किया जा रहा, इसीलिए क्या है, कच्चा अनुमान है, कच्ची जो है निकालने का तरीका है। यानी कि इसमें इंक्लूड क्या नहीं किया जा रहा है, रेशियो, इसीलिए कच्चा जन्म दर कह सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, बर्थ जो है, टोटल नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ जो जन्म की संख्या है, और टोटल जो पॉपुलेशन है, कुल जो संख्या है, टोटल या एंटायर कह दो, एंटायर पॉपुलेशन, और भैया मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। क्लियर। लेकिन ये कच्चा मामला है क्योंकि इसमें रेशियो एज का नहीं शामिल है। क्लियर, ये बताया आपको। आगे क्या कह रहे हैं देख लेते हैं, इनकी बात भी सुन लो भाई। बर्थ रेट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। यानी अब क्या कह रहा है कि जन्म दर जो है या बर्थ रेट जो है वो एक साल में प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे जन्म लेने वालों की संख्या है। यानी एक साल में 1000 व्यक्तियों पे जितने बच्चे जन्म लेते हैं वो क्या होगी, बर्थ रेट होगी। क्या होगी, बर्थ रेट। दिए गए साल में, निश्चित साल में, एक साल में प्रति 1000 के पीछे जन्म लेने वालों की जो संख्या होगी वो आपकी बर्थ रेट होगी। क्या होगी, बर्थ रेट होगी। क्लियर है। बर्थ रेट गेट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट बाय एज ऑफ मैरिज, इनफर्टिलिटी, क्लाइमेट कंडीशन, सोशल कंडीशन, रिलीजियस बिलीफ एंड एजुकेशन। जो आपकी बर्थ रेट है या जो आपकी जन्म दर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बच्चे, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि आपकी जो है एज किस साल में हुई, आपकी एज किस उम्र में हुई, आपकी इनफर्टिलिटी क्या है, आपकी क्लाइमेट कंडीशन क्या है, आपका सोशल कंडीशन क्या है कि किस तरह के समाज में आप रहते हैं, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, और आपकी शिक्षा का स्तर क्या है। इन सब पे डिपेंड करती है आपकी बर्थ रेट। कैसे डिपेंड करती है सर, देखिए जी क्या कह रहा है, आपकी एज किस, मान लीजिए किसी की उम्र जो है बहुत जल्दी हो जाती है। आप किसी बच्चे की शादी 19 साल की उम्र पे हो गई, 18 साल की उम्र में हो गई, तो देखिए अब उसके जो बच्चे को जन्म देने की कैपेसिटी उसमें ज़्यादा गैप रहता है। भाई अब वो 40 साल तक बच्चे को जन्म दे सकती है, उसकी शादी 18 में होगी, लेकिन उसका 20 साल है बच्चे को जन्म देने के लिए, तो हो सकता है उसके ज़्यादा बच्चों के जन्म हो जाए भाई 20 साल में, हो सकता है ना संभावना। और वही किसी की एज अगर 35 साल पे किसी की शादी होती है तो अब 40 साल का उसका टाइम है, तो 35 से 40 साल तक मान लीजिए उसकी उम्र है, उसके बाद नहीं उसके पास कैपेसिटी है बच्चे को जन्म देने की, तो 5 साल में क्या 10 बच्चे तो नहीं हो जाएंगे। क्लियर है, तो संभावना कम हो जाएगी बच्चों की। तो क्या हो गया, एज, आपकी मैरिज की एज क्या है, आपकी फर्टिलिटी, आपकी इनफर्टिलिटी क्या है, यानी कि आपकी जो प्रजनन क्षमता है वो क्या है, उस हिसाब से वो भी वीक है, अगर हाई है तो उस पर भी डिपेंड करता है। फिर आपकी क्लाइमेट कंडीशन क्या है, यानी कि आपकी क्लाइमेट कंडीशन कि आपकी वातावरण, आपके आसपास की स्थिति कैसी, आप कैसे समाज में रहते हैं, आप किस सोसाइटी, किस समाज में रहते हैं। क्लियर है, आपकी सामाजिक कंडीशन क्या है, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। भाई अलग अलग धर्म में अलग अलग मान्यताएं हैं, कोई कहता है ज़्यादा बच्चे होने चाहिए, कोई धर्म कहता है कम बच्चे होने चाहिए, और आपकी शिक्षा का स्तर क्या है, ये सब डिपेंड करता है आपका बर्थ रेट पे। डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट तो इसको समझ में आ गई, अब डेथ रेट क्या है, क्वेश्चन को बताते हैं। इट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर इन अ पार्टिकुलर एरिया। यानी किसी के दिए गए स्थान पर क्या 1000 व्यक्तियों में जो
डेथ होने की रेट है, यानी मृत्यु दर क्या है, किसी दिए गए एरिया में, पूरा देश राज्य जो भी हो सकता है, उसमें क्या है, प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों व्यक्तियों की संख्या, यानी पर 1000 पे जितने लोगों की डेथ हो रही है नंबर, वो क्या होगी आपकी डेथ रेट होगी। क्या डेथ रेट होगी, यानी डेथ और बर्थ रेट दोनों 1000 से नापते, क्या 1000 से नापते हैं। चलिए अब कॉजेज ऑफ स्लो बर्थ रेट, ये पूछ रहा था कि स्लो बर्थ रेट की कॉज क्या है, यानी किस कारण जो है वो बर्थ रेट आपकी स्लो होती है, ये कारण पूछ रहा है। तो अभी इसको कारण बताते हैं, इसका कान पकड़ के, इसको कुछ पता ही नहीं है। तो अब बताइए भाई, कारण पूछ रहा है। तो बर्थ रेट इज रिलेटिवली स्लो वाइल द डेथ रेट कैन बी ब्रॉट डाउन एट मच फास्टर रेट फॉर द फॉलोइंग रीजन। इन रीजनों से होता है, देखिए, पब्लिक हेल्थ मेजर एंड मेडिकल एडवांसमेंट कैन कंट्रोल द डेथ रेट इमीडिएटली, यानी कि क्या, आपकी मेडिकल जो टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है, वो क्या करती है, वो जो डेथ रेट को है वो क्या करती है, कंट्रोल कर सकती है। तो एवरीबडी वांट गुड हेल्थ एंड वांट टू लिव अलोंग, हर कोई क्या चाहता है, उसकी उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो लंबी आयु तक जिए, हर कोई चाहता है। तो बिकॉज ऑफ द लव फॉर लाइफ एवरीबडी अडॉप्ट ऑल मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल मीजर विद हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, यानी कि अब ये जो डर है और अपने प्रति जो प्यार है कि हर आदमी ज्यादा जीना चाहता है, तो जाना जीना चाहता तो डरता भी है, तो हर वो मेडिकल फैसिलिटी लेना चाहता है, चाहे वो उसको कैसे भी लेना पड़े, जिससे उसकी जान बच रही, जिसका उसका स्वास्थ्य मेंटेन हो रहा है, तो वो सारी चीजें बहुत आगे बढ़ के उसमें भाग लेता है और नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जिससे उसकी हेल्थ पे या उसकी जान पे फर्क पड़ रहा है। Birth rate continues to be high because it is relatively attitude and by and large it is socio-culture phenomena which is significantly slow to change। जो डेथ रेट है वो आपकी सामाजिक अवस्था नहीं, उसमें क्या मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, आप पहले से चीजें प्रिकॉशंस लेते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, आप अच्छी मेडिसिन ले रहे हैं, आप अच्छा फूड ले रहे हैं, तो आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जो बर्थ रेट है वो एक सामाजिक समस्या है, वो एक सोशल फिनोमिना हो जाता है। तो इसीलिए अब सामाजिक चीज हमेशा स्लो होती है। देखिए, समाज का काम हमेशा स्लो होता है। आपने देखा होगा, समाज में कोई चेंज आप चाहते हैं, आपने घर में भी कहते हैं कि ये चीज चेंज होनी चाहिए, तो इतनी जल्दी सामाजिक चीज अगर चेंज नहीं होती, उसमें बहुत स्लो प्रोसेस है, वो धीरे धीरे करा, लेकिन हाँ सही कह रहा हो, बदल जाना चाहिए, अब हमें भी मॉडर्न हो जाना चाहिए, अब आजकल तो ये होता है तो हमें, लेकिन वो धीरे धीरे बदलेंगे। ये नहीं होगा आपने कहा कल ही हाँ ऐसा होना चाहिए खत्म, ऐसा नहीं, वो बहुत धीरे धीरे चेंज हो। कोई प्रथाएं हैं देखिए अभी तक चली आ रही हैं, जो नहीं जिनका यूज है, कोई जिनका मतलब नहीं, वो भी चली आ रही है, स्लो स्लो उसमें कमी आ रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन सामाजिक कोई चीजें बहुत स्पीड से काम नहीं करती, तो यही कारण है कि वो क्या है, सोशल फिनोमिना है, इसीलिए क्या है, उसकी जो स्पीड है वो स्लो है। क्या है, स्पीड जो है उसकी स्लो है, क्योंकि वो एक सोशल, उसमें सोशल इंपैक्ट पड़ जाता है, क्या समाज जुड़ जाता है उससे, तो समाज के चक्कर में एक सामाजिक मुद्दा है एक, तो इसीलिए क्या है, स्लो है। क्लियर है? सामाजिक और रिलीजियस, यानी सामाजिक और धार्मिक विश्वास भी, क्या धार्मिक विश्वास भी है ये, तो ये क्या है भाई, एक सामाजिक और धार्मिक घटना है, इसी कारण इसकी स्पीड जो है काफी स्लो है। सामाजिक और धार्मिक घटना होने के कारण, सामाजिक व धार्मिक है इसीलिए स्लो है। यहां आप ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते भाई। सेहत आपकी, मृत्यु दर कैसे, अपनी सेहत का अपने आप ध्यान रख रहे हैं, बढ़िया मेडिसिन ले रहे हैं, हर चीज ले रहे हैं, सेहत आपकी मेंटेन है, लेकिन ये सब धार्मिक मुद्दा है यार, सामाजिक मुद्दा, तो इसमें इसीलिए गति इसकी स्लो है, उसकी गति भाई अपने प्रति आप जागरूक हैं तो उसकी गति इसीलिए फास्ट है। तो ये सब है इसमें डिफरेंस। तो ये थे, अब ये थे, हमने ये 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आई होप आपके तीनों क्वेश्चन जो है बहुत कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, आपके तीनों आंसर जो है वो आपके समझ में आए होंगे कि क्या आंसर में हमें लिखना है और कैसे हमें एक्सप्लेन करना है। आई होप आपको क्वेश्चन तो भाई आपकी बुक में, लेकिन इसके आंसर जो है आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में आया होगा चीजें। मैंने फर्स्ट स्टेज, पहले क्वेश्चन में तीनों स्टेज बताई, आपको समझ में आई है ना, फिर उसके बाद ये सब बताया फिनोमिना। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा 5000 रुपयों के लिए। तो क्या कह रहा है, विच स्टेट इन इंडिया हैव रीच और एव वेरी नियर द रिप्लेसमेंट लेवल। सर रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है हमको तो पता ही नहीं, अभी बताएंगे सर। पॉपुलेशन पूछा, कौन से स्टेट ऐसे भारत के जो रिप्लेसमेंट लेवल पर क्या हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है बच्चे, जब क्या होता है, जब कोई बात बिगड़ जाए या कोई मुश्किल पड़ जाए तो तुम देना साथ मेरा। ओहो ये गाना कहां से याद आ गया, हाँ। तो जब क्या होता है, ग्रोथ रेट जो आपका होता है, ग्रोथ रेट कितना हो जाता है बच्चे, 0
यानी कि 5 लोगों की बर्थ हो रही है, अगर 5 लोग जन्म ले रहे हैं तो 5 लोगों की डेथ हो जा रही है, तो ग्रोथ रेट क्या होगा मेरे बच्चे? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 ही जन्म ले रहे हो, 5 ही डेथ हो जा रही है, तो ग्रोथ रेट क्या? नो ग्रोथ हो रही, 0 ग्रोथ रेट। तो जब ग्रोथ रेट आपका 0 हो जाता है तो रिप्लेसमेंट लेवल कहा जाता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 5 लोग की अगर डेथ हुई है तो उसको रिप्लेस करने के लिए 5 और आ गए, तो आपका 0 हो गया ग्रोथ लेवल, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं। क्लियर हो गई बात भेजे में? अब क्या पूछ रहा है? कौन कौन से राज्य, कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जो रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंच चुके हैं? और भी कुछ बहुत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विच वन स्टिल हैव वेरी हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन? किसका पॉपुलेशन रेट जो है वो बहुत हाई है? कैसा? जैसा आपका जोश हाई है। फिर ग्रोथ, इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन में व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर दीज रीजनल डिफरेंसेस? क्या कह रहा है? आपकी नजरों में, समझा नहीं, सॉरी, आपके मायने में, आपके ओपिनियन में क्या कह रहा है कि कौन से एरिया ऐसे हैं जहां क्या रीजनल डिफरेंस, क्या क्या कह रहा है आपसे? व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन क्या हो सकते हैं रीजनल डिफरेंट के? क्या रीजनल डिफरेंस के रीजन पूछ रहा है। आपकी राय में जो क्षेत्रों के क्या अंतर हैं, उनके कारण क्या हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो क्या बताना है आपको? कौन से स्टेट आपके रिप्लेसमेंट लेवल छू रहे हैं वो बताना है आपको, और कौन से स्टेट है जिनकी ग्रोथ रेट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और क्या है कारण किसके? आपके रीजनल डिफरेंसेस के। इतनी चीजें आपको बतानी है क्वेश्चंस में। तो चलते हैं बहुत शानदार तरीके से आंसर की तरफ। क्या होगा आंसर? तो रिप्लेसमेंट लेवल रिफर टू द रेट ऑफ ग्रोथ रिक्वायर फॉर न्यू जनरेशन, रेट ऑफ ग्रोथ रिक्वायर फॉर न्यू जनरेशन टू रिप्लेस द ओल्डर वन दैट आर डाइंग आउट। यानी क्या मैंने बताया था, जिनकी डेथ हो गई उनको रिप्लेस करने के लिए क्या चाहिए? रिप्लेस करने के लिए जो लोग चाहिए, तो रेट ऑफ ग्रोथ रिक्वायर फॉर न्यू जनरेशन, नई जनरेशन चाहिए रिप्लेस करने के लिए, फॉर ओल्डर वन दैट आर डाइंग आउट, जिनकी मृत्यु होगी उनको रिप्लेस करने के लिए जितनी नई जनरेशन चाहिए वो क्या होगा आपका बच्चे? रिप्लेसमेंट लेवल कहलाएगा। फिर क्या कह रहा है? रिप्लेसमेंट लेवल रिफर टू गिवन बर्थ टू children that replace, given birth to children that replacement completes, that replacement complete। क्या कह रहा है? that replacement complete state at the replacement level of population growth। कौन कौन से स्टेट जो हैं वो पॉपुलेशन ग्रोथ पर हैं, कौन से लेवल पर है, रिप्लेसमेंट लेवल पे कौन कौन से स्टेट हैं? तो देखिए क्या कह रहा है। हाँ, कौन कौन से स्टेट हैं बच्चे आपके रिप्लेसमेंट लेवल पे, जो आपसे सवाल में पूछा था? तो तमिलनाडु, 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 कौन सा? तमिलनाडु, तमिलनाडु। फिर बच्चे केरला, केरला, गोवा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर एंड पंजाब। ये स्टेट कौन कौन से हैं बच्चे आपके रिप्लेसमेंट लेवल पर हैं? तमिलनाडु और केरला, गोवा, केरला, गोवा, अपना नागा, मणि, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, पंजाब। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। स्टेट वेरी नियर टू द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ पॉपुलेशन। और जो स्टेट, ये तो रिप्लेसमेंट लेवल, पहले जो स्टेट हमने पढ़े वो क्या रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंच चुके थे, और जो ये स्टेट कौन से, जो रिप्लेसमेंट लेवल के पास हैं, रिप्लेसमेंट लेवल के पास हैं, जो रिप्लेसमेंट लेवल के पास हैं वो स्टेट कौन कौन से हैं बच्चे? उत्तराखंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और वेस्ट बंगाल। कौन सा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, कर्नाटका,
आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और वेस्ट बंगाल। क्लियर है? ये क्या है आपके, ये लेवल के पास है, नियर द रिप्लेसमेंट लेवल। क्लियर है? रिप्लेसमेंट लेवल के क्या है, पास है। तो ये स्टेट हो गया आपके रिप्लेसमेंट लेवल के पास है। फिर आगे बात करते हैं, और क्या आपसे पूछ रहा था वो, स्टेट हैविंग वेरी हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन, जिनकी पॉपुलेशन बहुत हाई है। तो कौन कौन से हैं हाई पॉपुलेशन वाले स्टेट बच्चे? सबसे पहले लूंगी अपने यूपी का नाम, उसके बाद बिहार, जिया हो बिहार के लाला, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, एमपी वाला, फिर अब रीजनल डिफरेंस के रीजन क्या है, कारण क्या है, क्षेत्रीय विभिन्नताओं के कारण पढ़ते हैं। तो सोसाइटल कंडीशन, सामाजिक कंडीशन। अच्छा, पहले क्या है, डिफरेंस इन लिटरेसी परसेंटेज। लिटरेसी परसेंटेज में क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस अलग अलग स्टेज की क्या है, जो लिटरेसी परसेंटेज है उनमें अंतर है। फिर वरी इन डिफरेंट स्टेट, टेररिज्म, वार लाइक, यानी कि अलग अलग देशों में क्या है, जो अलग अलग क्या है, जो अलग अलग सिचुएशंस हैं, जैसे आपकी टेररिज्म की या वॉर की, तो क्या है ये सब। जैसे जम्मू कश्मीर में क्या होता है, उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या होता है, आपके ये उपद्रव ज्यादा होते हैं। तो ये सब क्या है, अलग अलग जैसे कंडीशंस हैं वहां की। फिर कंडीशन एंड इंसर्जेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट। फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वरी इन डिफरेंट स्टेट। कैसी? नंबर ऑफ बीपीएल पीपल इन इज हाईएस्ट अमंग स्टेट, लाइक जैसे उत्तर प्रदेश में बीपीएल लोग बहुत ज्यादा है, बिहार में ज्यादा है, उड़ीसा में ज्यादा है। कहाँ? यूपी, बिहार और उड़ीसा में क्या है, यूपी, बिहार, उड़ीसा में क्या है, बीपी लिख दिया, बिहार, यूपी, बिहार और उड़ीसा में क्या है, आपके बीपीएल ज्यादा है। क्लियर है बच्चे? तो यूपी, बिहार और उड़ीसा में जो है आपकी बीपीएल की संख्या क्या है बच्चे, ज्यादा है, यानी गरीबी रेखा से क्या नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन। क्लियर है? फिर सोशियो कल्चरल फॉर्मेलिटीज या फॉर्मेशन, अ बिलीफ दैट मोर चिल्ड्रन मीन मोर हैंड्स टू अर्न ऑफ रिलीजियस बिलीफ, यानी कि क्या है बच्चे, ऐसा लोगों का क्या, ऐसा भी धार्मिक विश्वास है कि जितने अधिक बच्चे होंगे उतने कमाने वाले हाथ ज्यादा होंगे। बताइए, तो 50 बच्चे पैदा हो जाएंगे तो फिर बहुत अच्छी बात रहेगी 100 हाथ कमाने वाले ऐसे। तो कुछ लोगों का धार्मिक बिलीव ऐसा भी कि जितने ज्यादा बच्चे उतने ज्यादा कमाने वाले हाथ, तो ऐसे ही बिलीव होते हैं कुछ लोग के धार्मिक बिलीव। ठीक, आप अपन किसी की धार्मिक बिलीव पे ठेस नहीं पहुंचाते, अपन पढ़ते हैं। तो ये हो गया। फिर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो आपका 5th क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है, कुछ तो कह रहा है, इसकी भी सुन लेते हैं। क्या कह रहा हो भैया, व्हाट इज मीन्ड बाय द एज स्ट्रक्चर। कह रहे हैं कि एज स्ट्रक्चर क्या होता है सर, हमको नहीं पता एज स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑफ द पॉपुलेशन, एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, व्हाई इज इट रिलेवेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। क्या है कि एज स्ट्रक्चर क्या है और व्हाई इज इट रिलेवेंट फॉर, किस, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए क्यों रिलेवेंट है, एज स्ट्रक्चर क्यों रिलेवेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ये बात हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्यों रिलेवेंट है ये। क्लियर है? आगे आंसर देखते हैं इसका। क्वेश्चन समझ गए? इसका आंसर देखते हैं कि एज स्ट्रक्चर पूछा है, आयु संरचना एज स्ट्रक्चर क्या है और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या रिलेवेंट है, इसमें क्यों रिलेवेंट है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इंडिया हैज अ वेरी यंग पॉपुलेशन, इंडिया जवान है, बहुत जवानी सवार है इंडिया पे। क्लियर? इंडिया हैज अ वेरी यंग पॉपुलेशन, यानी कि इंडिया की जो एवरेज एज है वो ज्यादा, जवानी नहीं सवार है, ज्यादा मत ध्यान दें मेरी बातों पे।
मतलब ऐसी बातों पे। द एवरेज एज ऑफ एन इंडियन इज लेस देन दैट फॉर मोस्ट अदर कंट्री, यानी और कंट्रियों की अपेक्षा क्या इंडिया की जो एवरेज एज है बच्चे वो बहुत कम है। तो मेजोरिटी ऑफ इंडियंस आर बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 ईयर्स। मेजोरिटी क्या है, 15 से 64 साल की आयु की मेजोरिटी क्या है आपकी, यानी कि जो भारत है, जो इंडिया का सबसे यंग है, यह क्या है, युवा देश का है। और भारत के जो लोग हैं उनकी एवरेज एज क्या है बच्चे, कई सारे देशों से कम है। और भारत की जनसंख्या में अधिकांश आबादी किसकी है, 15 से 64 वर्ष की आयु के लोगों की है। फिर एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन रिफर टू द पोर्शन ऑफ proportion of person in different age group relative to the total population। यानी एज स्ट्रक्चर क्या होता है, आपकी टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें अलग अलग उम्र वाले लोगों का रेशियो क्या है, ये आपका क्या कहलाता है, एज स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें अलग अलग उम्र वाले लोगों का क्या रेशियो है, वो कहलाता है आपका एज स्ट्रक्चर। एज का एक स्ट्रक्चर होता है, यानी इस उम्र के लोग इतने परसेंट हैं, इस उम्र के लोग इतने परसेंट हैं, तो स्ट्रक्चर बना दिया कि अलग अलग एज वाले लोगों का क्या रेशियो है, तो वो आपका क्या कहलाया, एज स्ट्रक्चर कहलाया बच्चे। क्लियर है, आगे चलते हैं। पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ 15 हैज डिक्रीज फ्रॉम 42 इन 1971 टू 31% इन 2011। यानी कि जो पॉपुलेशन थी 15 वर्ष से कम आयु की, 15 वर्ष से या 15 वर्ष से जो अंडर एज के लोग थे वो 1971 में बात करें तो 42% थे। 1971 में कितने थे आपके, 42% थे। वही 2011 में कितने रह गए बच्चे, 31% रह गए। 11% की कमी आ गई। क्या 11% की कमी आ गई। ड्यूरिंग दिस पीरियड द रेशियो ऑफ एज ग्रुप 15 to 64, the ratio of age group 15 to 64 was gone up from 53 to 63.7। यानी कि जो 15 से 64 एज ग्रुप वाले थे उनकी संख्या में क्या हुआ, उनकी संख्या में वृद्धि देखने को मिली। वो कितने थे बच्चे, पहले 53% थे और 2011 के अनुसार देखें तो कितने हो गए, यहां से कितने हो गए, 63.7% हो गए। यानी कि लगभग 10% की इसमें वृद्धि हुई और 11% की इधर कमी आ गई इस वाले एज ग्रुप में। तो यहाँ जो कमी आई वहां यहाँ वृद्धि हो गई। एज स्ट्रक्चर इन अ कंट्री चेंज विद डेवलपमेंट, पुअर मेडिकल फैसिलिटी, प्रिवेंस ऑफ डिजीज, रिड्यूस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी कि क्या एज स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो जाता है बच्चे, जब आपकी मेडिकल फैसिलिटीज वहां की क्या होती, पुअर होती, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज वहां की अच्छी नहीं होती किसी जगह की, और क्या होता है डिजीज वगैरह का प्रकोप ज्यादा होता है, तो क्या होता है आपका जो एज स्ट्रक्चर है वो वहां पे बदलता है, गड़बड़ा जाता है। क्लियर है तो ये है, यानी जब मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं होती, और अब देख किसी एज स्ट्रक्चर किसी देश का उसकी मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो क्या होगा, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा लोगों को, और बीमारी से लड़ने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है तो बीमारी से लड़ नहीं पा रहे लोग, ठीक, बीमारियों का उपचार नहीं, सही इलाज नहीं है, तो क्या होता है एज स्ट्रक्चर में कमी आ जाती है, चेंज आने को। या ऐसा भी होता है जहाँ बच्चों की डेथ रेट ज़्यादा, बच्चों की मरने की कंडीशन ज़्यादा दिखाई दे रही है, या आपकी जो महिलाएं हैं उनमें जो प्रेग्नेंट महिलाएं उनकी भी संख्या जो है डेथ रेट बढ़ रही, तो ये सब क्या एज स्ट्रक्चर डिसबैलेंस हो जाता है इन सब चीज़ों से। तो आपकी ये भी डिपेंड करती है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ आपकी कैसी, कितने डेवलप्ड कंट्री में आप हैं तो एज स्ट्रक्चर आपका वहाँ से आंकड़ा निकलता है। तो चलिए, एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन कैन बी पुट इन फॉलोइंग एज ग्रुप। जो एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन है वो कुछ इन एज ग्रुप्स में क्या किया था, फॉलोइंग में पुट किया जा सकता है, यानी जो जनसंख्या की संरचना है वो इन समूहों में, इन ग्रुप्स में रखी जा सकती है। कौन से ग्रुप में रखी जाती है, 0 से 14 साल की जो उम्र के होते हैं वो तो कहते हैं बच्चे कहलाते हैं। तो भैया अगर आप 14 साल से कम है तो आप बच्चे हैं, वरना बाबू अब बच्चे नहीं रहे। जो आप बच के निकल जाते हैं ना, अब तो बच्चे हैं मम्मी, हम तो पापा बच्चे हैं, अभी अभी हमको छोड़ दो, तो आप अब बच्चे नहीं रहे। अगर 14 से कम के हैं तो ही बच्चे हैं, आप 14 से ऊपर हो गए हैं तो बच्चे नहीं हैं, आप बड़े हो गए, आप समझदार हो गए, आपको समझदार बनना पड़ेगा, मैच्योर बनना पड़ेगा। फिर अब 15 से 59 क्या है बच्चे, ये वर्किंग पॉपुलेशन है। 15 साल से 59 साल की उम्र के जो लोग हैं ये क्या करते हैं, काम करते हैं, ये वर्किंग है भाई। 59 का 16 पे रिटायर हो जाता है व्यक्ति, तो ये क्या है आपकी वर्किंग पॉपुलेशन है। कैसी पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग है। क्लियर है।
और 60 से ऊपर जब हो जाता है, 60 साल से प्लस जब उम्र हो जाती है, तो वो ओल्ड पीपल कहलाते हैं। बूढ़े व्यक्ति ओल्ड पीपल हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं। भाई 60 से ऊपर तो बूढ़े हो जाते हैं व्यक्ति। दिस एज स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन कैन बी अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग टेबल। एक टेबल आपको दिखाई जाएगी, उस टेबल से क्या करेंगे आप हर चीज अच्छे से समझ पाएंगे इस स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए चलते हैं टेबल की ओर। टेबल, वो टेबल बैठने वाली रखने वाली टेबल नहीं, ये वाली टेबल। तो एज स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन 1961 से कहां तक बच्चे, 1961 से और 2026 तक का यहाँ पे अनुमान भी है, और 1961 से लेके 2026 का अनुमान भी है इसमें शामिल। तो ये टेबल आपको दिखाई जा रही है। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो आपके ईयर्स लिखे होंगे, और फिर 0 से 14 साल के जो लोग थे वो कितने परसेंट थे, और 15 से 59 के कितने परसेंट थे कौन से साल में, और क्या वो 60 प्लस के कितने परसेंट थे, और टोटल ये तो परसेंटेज हो गई। तो एज ग्रुप आपको परसेंटेज में यहाँ पे दिखाया जाएगा, लगभग परसेंटेज में आपको दिखाया जाएगा। तो क्या हुआ बच्चे, 1961 से बात करें तो 1961 में क्या था, 0 से 14 वर्ष के जो लोग थे वो आपके 41% थे, और 15 से 59 वर्ष के जो लोग थे वो आपके 53% थे, और बूढ़े व्यक्ति की जो संख्या थी वो आपकी 6% थी। कितनी थी, 6% थी। फिर हम 10 साल बाद 1971 में आए तो 0 से 14 वर्ष के जो लोग थे वो 42% हो गए, और 15 से 59 के जो थे वो 53% ही रहे। लेकिन ओल्ड एज की संख्या कितनी हो गई, 6 से 5% हो गई, 1% में कमी आ गई। फिर 71 से जब हम 80 की तरफ बढ़े तो 0 से 14 वाली जो थी उसमें 2% की कमी आई, वो कितने रह गए बच्चे, 40 रह गए। और 15 से 59 ईयर के क्या हुए, 1% बढ़ गए, यानी कि 54 हो गए। और बूढ़े भी जो थे वो भी क्या थे, आपके 6% पाए गए। फिर अभी 81 से 91 की तरफ बढ़े तो 2% की कमी और आ गई, यानी कि 71 से 81 में पहले 2% की आई, फिर 81 से 91 में फिर 2% की आई, और इधर 2% की जो कमी आई इधर 2% की वो बढ़ गई, यानी 56% आपके क्या हो गए, आपके 15 से 59 ईयर वाले लोग हो गए, और 7% क्या हो गए बच्चे, ओल्ड हो गए, 1% ओल्ड भी बढ़ गए। फिर 91 से जब 2001 की तरफ हम बढ़े तो पहले 2 कम हुई, फिर 2 कम हुई, फिर इकट्ठा 4 कम हो गई, यानी कि 34% ही आपके क्या रहेगा, 0 से 14 वर्ष की आयु, और 2 कम होने का इधर 3 बढ़ गए, आपके 59% क्या हो गए, 15 से 59 के, और 7 के 7% क्या रहे आपके बूढ़े। फिर जब 34 से 2011 की तरफ आए तो पहले 2 फिर 4 फिर सीधे 5 में कमी आई, 5% की कमी आई, 29% रह गए आपके 0 से 14, और इधर 4% की बढ़ोतरी हुई, 63% आपके 15 से 59, और 1% की बूढ़ों में बढ़ोतरी हुई, तो आपके कितने हो गए, 8% होगा 60 से ऊपर। अब 26 में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 3% की और कमी आएगी, मुझे तो लग रहा है 4-5 आएगी, 3 नहीं आएगी, 3% की और कमी आएगी। 0 से 14 वाले जो रहेंगे वो आपके 23% हो जाएंगे, और इसमें 1% की कमी आएगी, इसमें क्या 1% 2% बढ़ेगा मेरे हिसाब से इसमें, तो 3%, ये कितने हो जाएंगे आपके 64% हो जाएंगे, और आपके ओल्ड एज हैं ये कर कितने हो जाएंगे, 12% आपके अनुमान लगाया जा रहा है। तो दिस टेबल इंडिकेट दैट the share of the under 15 age group in the total population has come down from a higher level of 42 in 1971 to 34 in 2001, and it is projected to be reduced 23% in 2026। यानी क्या कह रहा है, जो आपका एज ग्रुप 15 से कम वालों की थी वो क्या थी, हायर नंबर से क्या डाउन होती चली गई, 42 से 34, 34 से उम्मीद लगाई जा रही 26 में 23% हो जाएगी। और इट मीन बर्थ रेट इन इंडिया इज ग्रेजुएटली डिक्रीज। इट मीन बर्थ रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंडिया में बर्थ रेट ग्रेजुएटली डिक्रीज हो रहा है। ये इस टेबल से क्या लगता है, पता लगता है कि बर्थ रेट जो है वो ग्रेजुएटली डिक्रीज, उसमें डिक्रीजमेंट जो है आपका दिखाई दे रहा है। क्लियर है, तो ये इससे हम समझ सकते हैं, इससे हमें समझ में आती हैं चीजें। आगे देखते हैं, ये टेबल से आप ये समझे, टेबल आपके काम आने वाली है। अब रिलेवेंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये पूछ रहा था सवाल में आपसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ में इसका क्या रिलेवेंट है, तो रिलेवेंस इन इकोनॉमिक, रिलेवेंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, आर्थिक विकास और वृद्धि भी कैसे रिलेवेंट है, ये आपसे पूछ रहा था। तो देखिए क्या पॉइंट्स हैं, देखिए पॉइंट्स,
तो बच्चों सॉरी क्या बात कर रहे थे हम? ड्यू टू द एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस, ड्यू टू द एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस, public health measure and nutrition, the life expectancy is at rise. This is due to economic development and growth. This is due to economic development and growth. यानी कि क्या हुआ बच्चे? ड्यू टू द एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस में जो एडवांसमेंट हुआ, यानी कि जो टेक्नोलॉजी आई, नई चीजें आई चिकित्सा विज्ञान में आपकी, तो उसने क्या किया? पब्लिक हेल्थ मेजरमेंट एंड न्यूट्रिशन, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एट राइज। उसने क्या किया बच्चे? पोषण के कारण क्या किया? जीवन की जो आपकी एक्सपेक्टेंसी थी, प्रत्याशा थी, उसको क्या किया? बढ़ा दिया। क्या किया? बढ़ा दिया। और क्या हुआ? इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ क्या हुआ? संभव हुआ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ क्या हुआ? संभव हुआ। फिर नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग इन बीइंग अंडरस्टूड, यानी फैमिली प्लानिंग जो थी उसको अंडरस्टूड किया जा सका। फैमिली प्लानिंग को क्या किया गया? परिवार नियोजन क्या हुई? उसकी आवश्यकता लोग समझने लगे, उसको अंडरस्टूड करने लगे। फिर डिक्रीज इन 0 to 14 ईयर एज ग्रुप रिवील दैट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। जब क्या हुआ? 0 से 14 वर्ष की आयु के जो वर्ग के लोग थे, उनकी जो परसेंटेज में आपको गिरावट देखने को मिली, तब क्या हुआ? आपकी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो थी उसका सही ढंग से क्या कारभार शुरू हुआ, उसका सही ढंग से कार्य, यानी सही ढंग से क्या हुई? वो वर्किंग में आई है, सही ढंग से कह लीजिए आप, वो उसका काम होना शुरू हुआ। क्योंकि जब देखा गया कि 0 से 14 वर्ष के जो लोग हैं उनकी परसेंटेज में क्या हो रही? कमी आ रही है, तो नेशनल पॉलिसी जो थी आपकी पॉपुलेशन पे, उसको वर्क जो है सही ढंग से फिर उन्मुख हुई। बिकॉज ऑफ सोशियो कल्चरल चेंज इन इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इज मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव यंग इंडिया। क्या कह रहा? बिकॉज ऑफ सोशियो कल्चरल चेंज, सोशियो कल्चरल जो चेंज थे उनके कारण, इन इंडिया, इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इज मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव यंग इंडिया। यानी क्या हुआ बच्चे? जो आपके क्या थे? आपके जो सोशियो कल्चरल चेंज थे, कैसे चेंज थे? सोशियो कल्चरल, यानी कि आपके सामाजिक और सांस्कृतिक जो चेंज थे, उसमें क्या हुआ? इंडियन सोसाइटी में उसमें क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक वृद्धि के कारण क्या हुआ? आपकी जो एज स्ट्रक्चर था पॉपुलेशन का, एज स्ट्रक्चर जो था उसने क्या एक पॉजिटिव रूप, या कह देते कि यंग की तरफ, यंग इंडिया की तरफ क्या हुआ? वो बढ़ने लगा, यानी पॉजिटिव रूप लिया और वो यंग इंडिया की तरफ बढ़ने लगा। यानी कि जो सामाजिक और आपके सांस्कृतिक जो चेंज हुए, उससे क्या हुआ? आपकी सोसाइटी में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई और एज स्ट्रक्चर जो है आपका यंग इंडिया की तरफ क्या हुआ? पॉजिटिवली बढ़ता हुआ दिखाई दिया। क्या हुआ? बढ़ता हुआ दिखाई दिया। युवा की तरफ क्या हुआ? बढ़ता हुआ दिखाई दिया। आगे, डिपेंडेंसी रेशियो इज डिक्रीज एंड इंक्रीज इन वर्किंग पॉपुलेशन इज कॉज पॉजिटिव ग्रोथ इन इंडियन इकोनॉमी। क्या हुआ बच्चे? सॉरी, यानी कि क्या हुआ? जो लोग डिपेंड थे, लोगों पे डिपेंडेंसी क्या हुई? कम होने लगी। लोग क्या? काम करने लगे। यानी कि डिपेंड रहने वाले लोग कम हुए और काम करने वाले लोग ज्यादा हुए। तो जिस समाज में काम करने वाले लोग ज्यादा होंगे और डिपेंड करने वाले लोग कम होंगे, मान लीजिए आपका परिवार है, बताइए आपका, मान लीजिए आप 2 परिवार है, 2 परिवार है, एक आपका फैमिली है, आप ए हैं, ए आपकी फैमिली है, और आप बी आपका दोस्त है, उसकी फैमिली है। दोनों की फैमिली में क्या है? 4-4 लोग हैं। दोनों की फैमिली में 4-4 लोग हैं। दोनों की फैमिली में 4-4 लोग कौन कौन से हैं? बी, सी, डी, ई इनकी फैमिली में है, और पी, क्यू, आर, एस, पी, क्यू, आर, एस बी की फैमिली में। ठीक है, 4 लोग हैं। आपकी फैमिली में ये ए जो है आप हैं, आप बड़े हैं, आपकी फैमिली में 4 लोग हैं। आप ए हैं, आप कमाते हैं 50,000 रुपये, ठीक है, और 4 लोग क्या हैं? आपके ऊपर डिपेंड हैं। यानी कि बी, सी, डी और ई जो हैं, ये चारों लोग नहीं कमाते, ये आपकी तनख्वाह पे क्या है? डिपेंड है। वहीं पे बी की, जो आपका बी आपका दोस्त है, बी आपका दोस्त है, आप कमाते 50,000 रुपये, लेकिन बी बेचारा गरीब आदमी आपका दोस्त है, वो इसको बेचारे को 25,000 रुपये मिलता है। कितना? 25,000 रुपये ही मिल पाता है। आपको जितना तो नहीं कमा पाता भाई वो, उसको, आपके दोस्त को 25,000 रुपये उसकी सैलरी है। और उनके जो परिवार के 4 लोग हैं ना, उनके जो परिवार के 4 लोग हैं, पी, क्यू, आर, एस, ये पूरी तरह इन पर डिपेंड ना होकर, इनका जो पत्नी है पी है, पी इनकी पत्नी, मान लीजिए
पी भी क्या है, पी भी बेचारी 12,000 रुपये कमा लेती हैं। क्यू क्या है, क्यू भी अपना हल्के से 15,000 रुपये कमा लेता है। और आर क्या है, आर भी क्या करता है बेचारा, 10,000 रुपये आर भी कमा लेता है। और एस जो है घर बैठे बैठे 5,000 रुपये इसको मिल जाते हैं ट्यूशन पढ़ा के। तो इनकी कमाई कितनी हो गई, 25 और इधर 12, ये हो गए 37, 37 और 15 कितने हो गए आपके 52, 52 10 62 और 5 67,000 कमा रहे हैं मिलके। क्लियर है? तो आप बताइए ज्यादा समृद्ध कौन होगा? आप तो इससे तो अपने दोस्त से ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन इसके जो बाकी परिवार वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, भले ही वो कम कम कमा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 15 भी छोड़िए, आप छोड़िए, इतना भी मत करिए। आप ये सोच लीजिए 25,000 आपका दोस्त कमा रहा है और इनके जो बाकी मेंबर है वो 10,000 कमा रहे हैं, तब भी तो दोस्त कितने हो गए, तब भी तो कितने आपसे ज्यादा हो गए, कितने हो गए 65,000 तो तब भी हो गए इनके। ये तो 10 कमा रहे हैं, सब आपसे कम कमा रहे हैं, सबकी सैलरी आपसे कम है। लेकिन बताइए कौन ज्यादा अच्छे से रहेगा, कौन ज्यादा इकोनॉमिक की ग्रोथ किसकी ज्यादा हो, कौन ज्यादा अच्छे से रहेगा, बी या ए? आप 50,000 में पूरे घर को पाल रहे हैं और ये सारे थोड़ा थोड़ा कमा रहे हैं, अपना खर्चा चला रहे हैं। तो बताइए कौन ज्यादा अच्छे से रहेगा? ये बी वाला ज्यादा अच्छे से रहेगा, क्योंकि इस पर डिपेंड लोग कम है और काम करने वाले लोग ज्यादा हैं। तो वही बात कंट्री की बच्चे, जहां डिपेंड करने वाले लोग कम होंगे, काम करने वाले ज्यादा, तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा होगी, वो कंट्री हमेशा डेवलप्ड होगी। क्लियर है? तो डिपेंडेंसी रेशियो डिक्रीज, डिपेंडेंसी रेशियो जब कम हुआ तो इंक्रीज इन वर्किंग पॉपुलेशन, जब काम करने वाले लोगों में क्या हुआ, इंक्रीमेंट इंक्रीज देखने को मिला, तो कॉजिंग पॉजिटिव ग्रोथ एंड इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी। तो क्या हुआ, ये ग्रोथ हुई इंडियन इकोनॉमी की, आपको देखने को मिलेगी, ये ग्रोथ का कारण बना। जब कमाने वाले लोग ज्यादा हुए तो इकोनॉमी की ग्रोथ का ये कारण बना। क्लियर है? कारण बना। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंप्रूव लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि क्या हुआ बच्चे, जब आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ ना, तो इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपके जीने की जो स्टाइल थी उसमें चेंज, यानी कि आपके जीने की जो क्वालिटी थी, आपके जीवन जीने का जो तरीका था, उस तरीके में भी सुधार हुआ। अब भाई आप कुछ नहीं करते अभी आपके पास, तो आप कैसे जिएंगे? यहीं आप कमाने लगे 50,000 1 लाख रुपए की भी आपकी जॉब लग जाए, तो आपका जीने लाइफ स्टैंडर्ड बदलेगा ना। आप बढ़िया घड़ी पहनेंगे, आप बढ़िया जूता पहनेंगे महंगा, बढ़िया कपड़े पहनेंगे, बढ़िया सनग्लास लगाएंगे, बढ़िया सी बाइक पे चलेंगे, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी चेंज होगा ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हुआ तो क्या इंप्रूवमेंट किसमें हुआ, क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी इंप्रूव, जाहिर सी बात है इंप्रूवमेंट। फिर इंप्रूव लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, और क्या हुआ, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या हुआ, चेंज हुआ। भाई जो जीवन जीने की आपकी तरीका बदलेगा, प्रत्याशा बदलेगी, तो आपकी जनसंख्या संरचना में भी क्या होगा, परिवर्तन निश्चित ही होगा जब सब चीज चेंज होगी। फिर हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ, हेंस एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एज स्ट्रक्चर ऑन द पॉपुलेशन। यानी क्या हुआ आपकी जो हाई इन्फ्लेंट मोर्टेलिटी, यानी कि जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं जन्म वाले तुरंत, उनकी क्या, नवजातों की क्या, जो आपकी डेथ रेट होती है, क्या होती है, जो उनकी डेथ रेट होती है, शिशु की जो मृत्यु दर होती है, और क्या होती है, रेट ऑफ मटेरियल मोर्टेलिटी की जो माता जन्म देने वाली की क्या होती है, मृत्यु की रेट होती है। तो ड्यू टू पुअर इकोनॉमिक, यानी जिसका कारण क्या था, अपनी पुअर इकोनॉमिक, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति जिसका कारण था। तो क्या हुआ इसमें, क्या हुआ, जनसंख्या की जो आयु संरचना थी उससे क्या थी, बहुत बुरी तरह प्रभावित थी। ग्रोथ इन एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ एज स्ट्रक्चर ऑन द पॉपुलेशन, यानी कि क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था, पैसे की कमी, तो उससे क्या था, आपका हाई इन्फ्लेंट मोर्टेलिटी, यानी कि जो शिशु थे उनकी मृत्यु की संख्या हाई थी, और आपकी मैटरनल जो मातृ की मृत्यु की संख्या थी वो भी हाई थी। इसका कारण क्या था, आपका पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ थी, आपकी पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ थी। तो इसका भी बहुत बड़ा पॉपुलेशन स्ट्रक्चर पे क्या पड़ा, इफेक्ट पड़ा। क्या पड़ा, इफेक्ट पॉपुलेशन स्ट्रक्चर पे पड़ रहा था। तो इस तरह से क्या थी, इंटरलिंक थी सब चीजें एक दूसरे से। तो ये सब चीजें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। तो अब चलते हैं, क्लियर हुई है तो बढ़िया। वीडियो को अभी तक आपने लाइक किया तो है नहीं, मुझे पता है, लेटे वीडियो तो देख रहे हो, तो लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके लिख दो भैया कि कैसी लगी वीडियो आपको, लिखो जल्दी से कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय द सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो से आप क्या समझते हैं, ये कह रहा है, सेक्स रेशियो से क्या समझते हैं हम, ये पूछ रहा है। व्हाट इज मीन्ड बाय सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो का मतलब क्या है, लिंग अनुपात का क्या मतलब है, और क्या पूछ रहा है, व्हाट आर सम ऑफ द इंप्लीकेशन ऑफ अ डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो,
क्या इम्प्लीकेशन है डिक्लाइनिंग के सेक्स रेशियो में? डू यू फील दैट पेरेंट्स स्टिल प्रीफर टू हैव सन रेदर देन डॉटर? क्या आपको सही में लगता है कि जो माँ बाप हैं उनको सही में पुत्री की जगह पुत्र चाहिए? वॉट इज योर ओपिनियन? आपकी ओपिनियन, आपकी राय क्या है? कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर दिस प्रीफरेंस, और इस प्रीफरेंस के कुछ रीजन हमें बता दीजिए। कुछ रीजन ये जानना चाहते हैं इस प्रीफरेंस के क्या रीजन है। तो परेशान बहुत रहते हैं, इनके सवाल बहुत रहते हैं। चलिए भैया इनके सवाल सॉल्व करते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं, क्या है सेक्स रेशियो, सब इनकी जो है समस्याएं भी मैं दूर कर देता हूं। देखिए तो वन बाय वन बात करते हैं चीजों पे। सबसे पहले क्या करा, सेक्स रेशियो रिफर टू द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। सीधी बात है, यानी 1000 पुरुषों पे या 1000 मेल्स पे जितनी फीमेल्स होंगी वही हमारा क्या होगा, सेक्स रेशियो होगा। 1000 मेल्स पर जितनी भी फीमेल होंगी वो हमारा क्या होगा, सेक्स रेशियो होगा। मान लीजिए कहीं 1000 पुरुष हैं तो फीमेल कितनी है, 1050 है, तो ये सेक्स रेशियो होगा। कहीं 1000 पुरुष हैं तो फीमेल कितनी है, 980 है, तो ये सेक्स रेशियो हो गया। तो समझ गए। अब इन अ गिवन एरिया एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि दिए गए स्थान पर या दिए गए या किसी गिवन प्लेस पे या किसी गिवन टाइम पे, दिए गए स्थान और दिए गए समय पर 1000 पुरुषों में जितनी महिलाओं की संख्या होगी वो क्या कहलाएगा, आपका सेक्स रेशियो कहलाएगा, लिंग अनुपात कहलाएगा। क्लियर? दिस रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ जेंडर बैलेंस इन अ पॉपुलेशन, यानी कि क्या पॉपुलेशन में आपकी जनसंख्या में जो जेंडर का बैलेंस है, जो मेल्स और फीमेल का बैलेंस है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका सेक्स रेशियो। यानी सेक्स रेशियो में नहीं पता होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या बैलेंस कर रहा है, कितनी हमारी महिलाओं की संख्या घट तो नहीं रही या पुरुषों की संख्या घट तो नहीं रही, महिलाओं की बढ़ तो नहीं रही। ये हम कैसे बैलेंस कर पाएंगे, कैसे इस पर नियम कानून या कैसे इस योजनाएं ला पाएंगे जब हमें पता ही नहीं होगा। तो इसीलिए आपका पॉपुलेशन में मेल और फीमेल के बैलेंस के लिए क्या है, सेक्स रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है बच्चे ये। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, हिस्टोरिकली देयर वर मोर फीमेल देन मेल इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इतिहास गवाह है कि दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज में क्या था, फीमेल की संख्या मेल से अधिक है। दिस फिनोमिना अकॉर ड्यू टू 2 रीजन, ये फिनोमिना क्यों हुआ, 2 कारण थे इसके। कह रहा था 2 कारण थे। कौन कौन से कारण थे भाई? गर्ल बेबीज एंजॉय बेटर इम्यून सिस्टम एंड रेजिस्टेंस टू डिजीज इन कंपेरिजन टू मेल चाइल्ड। अच्छा, जो बेबी बॉय होता है ना, जो पुरुष बच्चा होता है नहीं, जो लड़का होता है, उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता लड़कियों की अपेक्षा कम होती है। यानी लड़कियों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी अच्छा है। जो बेबी गर्ल, जो न्यू बॉर्न बेबी हैं, जो जन्म ले रहे हैं, उनका बच्चियों का क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है। रोगों से लड़ने की क्षमता पुरुषों की अपेक्षा, मेल्स के अकॉर्डिंग, अगर मेल्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो फीमेल्स की जो रेसिस्टेंस कैपेसिटी, जो रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी है वो क्या है, ज़्यादा होती है। तो ये भी कारण है उनके ज़्यादा होने का। फिर फीमेल लिव लॉन्गर देन मेल इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटी, और मोस्ट ऑफ द सोसाइटी में क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा जीती है किससे, पुरुषों से। महिलाएं क्या करती हैं बच्चे, पुरुषों से ज़्यादा उनकी जीवन होता है, महिलाओं का होता है। और पुरुष, महिला की उम्र ज़्यादा होती है, पुरुष की कम होती है। ऐसा क्यों होता है? मुझे तो अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद आ गया कि हार्ट अटैक सिर्फ हम मर्दों को पड़ता है क्योंकि हमारे पास दिल होता है, दिल। कहता तुम औरतें क्या जानो, तुम्हें हार्ट अटैक नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारे पास दिल नहीं होता। हार्ट अटैक सिर्फ मर्दों को पड़ता क्योंकि हमारे पास दिल होता है। तो वो याद आ गया मुझे। तो आप महिलाएं अगर देखेंगे आप सोसाइटी में तो वो ज़्यादा लंबी उम्र तक जीते हैं कंपेरिजन में पुरुषों के। चलिए आगे देखते हैं। द रेशियो बिटवीन फीमेल बेबीज एंड मेल बेबीज इज रफली 1015 फीमेल पर 1000 मेल, यानी कि बेबीज जो है उनका 1000 मेल्स पे 1050 फीमेल्स का रेशियो है रफली, अगर देखें। क्लियर है? तो इन इंडिया सेक्स रेशियो इज डिक्लाइनिंग सिग्निफिकेंटली एंड कंटिन्यूसली फॉर मोर देन अ सेंचुरी। क्या है, जो सेक्स रेशियो में कमी देखने को मिल रही है कुछ सेंचुरी से, फ्रॉम 972 फीमेल पर 1000 मेल एट द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी। कितनी, 972 महिलाएं रह गई टर्न ऑफ 20th सेंचुरी में। द सेक्स रेशियो डिक्लाइन ड्यू टू 933 एट द टर्न ऑफ 21, और 21th सेंचुरी में देखा गया अगर तो कितनी, 933 महिलाएं रह गई 1000
मेल पे। कमी कहाँ ज्यादा थी और क्या हुआ, सीधे कमी देखने को मिली। क्या था, पहले ज्यादा हुआ करती थी, फिर क्या हुआ बच्चे, कमी देखने को मिली। अब जो 933 ही रह गई 1000 पुरुषों पे। चलिए, द स्टेट लेवल चाइल्ड सेक्स रेशियो इज अलार्मिंग। क्या, जो स्टेट लेवल का क्या है, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो क्या है बच्चा, वो बहुत टेंशन की बात है, चिंताजनक बात है, चिंताजनक बात है। As many as 6 state and union territory have a child sex ratio as low child sex ratio of 793। क्या मतलब हुआ कि स्टेट, कुछ स्टेट और कुछ यूनियन, यूटी क्या ऐसे भी हैं, 6 स्टेट और यूटी ऐसे हैं जिनमें क्या है बच्चे, जिनमें आपका जो सेक्स रेशियो है ना वो 793 से भी कम है। क्या है, 793 से भी कम है। फिर और द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ है, 986 बच्चे बेबी गर्ल हैं, कितने, 1000 बेबी बॉय पे। कहाँ है, सिक्किम में है, ये सिक्किम में है बच्चे, सिक्किम में ये हाईएस्ट है। क्या है, हाईएस्ट है सिक्किम में। और सेक्स रेशियो सीम्स टू बी डिक्लाइनिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में। क्या है, इंडिया में कम देखने को मिल रहा है, चाइना में कम देखने को मिल रहा है, और साउथ कोरिया में, इन कंट्रीज में क्या है, सेक्स रेशियो जो है बच्चे वो घटता जा रहा है। क्या, घटता जा रहा है। भारत, चीन और दक्षिण कोरिया में स्त्री पुरुष का अनुपात जो है उसमें घटने की प्रवृत्ति जो है आपको देखने को मिल रही है। फिर क्या कह रहा है, मिल रही है, फिर क्या कह रहा है, इन इंडिया पेरेंट्स स्टिल प्रिफर मेल चाइल्ड। यानी भारत में जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनको भी लड़का चाहिए। हाय भगवान, पोता हो जाए कैसे भी, मुझे तो पोता चाहिए दादाजी। तो पेरेंट्स जो भी हैं उनको भी मेल चाइल्ड चाहिए, उनको भी लड़का चाहिए, पोता चाहिए, किसी को भतीजा चाहिए, किसी को भांजा चाहिए, है नहीं। तो ये भारत में भी क्या है, ऐसा देखने को मिला है, ऐसा देखने को मिलता है भारत में। अब ये भी क्या है, बहुत बड़ा रीजन है। फिर क्या, दिस इज बेसिकली ड्यू टू सोशल एंड कल्चरल रीजन। ये क्या, इसके कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हैं। बीइंग एग्रीकल्चरल सोसाइटी, द विलेज पॉपुलेशन प्रिफर्ड मेल चाइल्ड टू लुक आफ्टर द लैंड। एग्रीकल्चरल सोसाइटी की बात करें तो जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं, किसान वर्ग, वो क्या, जब अपनी भूमि को देखता है तो वो चाहता है कि लड़का हो, क्योंकि उसे पता है कि लड़का क्या करेगा, हमारी खेती करेगा, भूमि सुधार। महिलाएं मोस्टली नहीं करती गांव क्षेत्रों में सब काम, ऐसा नहीं महिलाएं कर नहीं सकती, लेकिन गांव रूरल एरिया में क्या महिलाएं घर के काम करती, खाना बनाती, आदमी क्या करते, पुरुष में अपना खेती वगैरह देखना। तो जो अपनी जमीन की तरफ देखता है ना तो सोचता है कि लड़का होना चाहिए जो हमारी खेती की देखरेख करे हमारे बाद और अनाज उगा के खिलाए, अनाज उगा के दे। तो वो क्या करते हैं, मूलतः वो क्या करते हैं बच्चे, वो चाहते हैं कि लड़का हो जाए। क्या करते हैं, लड़के को अधिक मान्यता देते हैं, लड़के को अधिक मान्यता देते हैं। तो द रीजन ऑफ प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड इज डेफिनेटली नॉट लिंक्ड विद इकोनॉमिक रीजन। यानी कि जो आपका मेल चाइल्ड का क्या है, जो रीजन है बच्चे, वो क्या है, इकोनॉमिक रीजन नहीं है। क्या है, इकोनॉमिक रीजन नहीं है, यानी उसका आर्थिक कारण से नहीं है। फिर क्या, द स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, महाराष्ट्र आर मोस्ट प्रॉस्पेरियस स्टेट ऑफ इंडिया इन शुड हैव हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। इनमें क्या हाईएस्ट चाइल्ड, बट थिंग्स आर जस्ट डिफरेंट। बस थिंग्स आर डिफरेंट, थिंग्स डिफरेंट है। द सेंसस ऑफ 2001 रिवील दैट दीज आर स्टेट विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो 950 फीमेल बेबीज पर 1000 मेल। यानी क्या कह रहा है कि जो आपके राज्य थे कौन से, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, क्या थे, ये भारत के समृद्ध यानी कि प्रोस्पेरियस स्टेट थे, समृद्ध राज्यों में आते थे। क्या, समृद्ध थे ये हर तरीके से। लेकिन इनमें भी क्या हुआ, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने वही बात कर दी, बात बिल्कुल वही कर दी, घर जैसी नहीं लगी इनकी बात, कि इनके अंदर जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो हाईएस्ट होना चाहिए था, लेकिन भैया नहीं है, इसके विपरीत निकला। क्योंकि भाई ये समृद्ध हैं, जो समृद्ध होते हैं उससे अधिक क्या होती हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो ये समृद्ध राज्यों से हम क्या उम्मीद कर रहे थे, इनमें सेक्स रेशियो तो कम से कम हाईएस्ट होना चाहिए, लेकिन इनमें भी क्या हुआ, विपरीत निकला मेरे बच्चे, इनमें भी विपरीत निकला। मैं बहुत नाराज हूं इनसे, इनमें भी क्या हुआ, विपरीत निकला, कम निकला। अब सेंसस जब हुई तो सारे सबके नकाब उठ गए। क्या हुआ, 950 फीमेल बेबीज पर 1000 मेल बेबीज। बताइए, ये हालत है इन सबकी। दिस data is a reliable evidence that selective abortion in these states is not due to poverty
पॉवर्टी के, भाई गरीब तो नहीं, ये तो समृद्ध देश है, ये तो समृद्ध स्टेट है, तो गरीबी के कारण तो नहीं हो रहा इनका अबॉर्शन, गरीबी के कारण तो नहीं हो रहा। इग्नोरेंस और लैक ऑफ रिसोर्सेज प्रेडिस्पॉन्डिंग फैक्टर फॉर लो चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया, यानी कि इन राज्यों की बात करी जहां सर्वाधिक होना चाहिए वहां कम है। 2011-1 की जनगणना ने क्या किया, सारे आंकड़े ला दिए, सारे आंकड़े सामने ला दिए, और इससे क्या होता है बच्चे, प्रमाणित होता है कि जो भ्रूण हत्या हो रही, जो आपका अबॉर्शन हो रहा है, वो गरीबी के कारण नहीं हो रहा है, उसमें क्या है, आपकी अज्ञानता का अभाव भी है, अज्ञानता का अथवा संसाधनों का अभाव के कारण नहीं है। क्या क्या कह रहा है कि आपका जो भ्रूण हत्या है वो गरीबी, अज्ञानता और संसाधन के अभाव के कारण नहीं हो रही है। यानी कि जो जो आपके प्रोस्पेरियस, यानी जो समृद्ध देश, जो समृद्ध हैं, जो आपके प्रोस्पेरियस स्टेट हैं, इनमें ना तो गरीबी है, ना तो अज्ञानता है, ना तो सुविधाओं का कम है, इस तब भी अबॉर्शन हो रहे हैं। यानी कि तीनों कारण नहीं है अबॉर्शन होने के, क्योंकि तीनों इनके पास हैं तब भी अबॉर्शन हो रहे हैं। यानी कि कारण कहीं ना कहीं क्या है, कुछ और है। क्या है, बच्चों के प्रति मानसिकता ऐसी है, जो है वो क्या है, वो भारत में क्या ऐसी निम्न मानसिकता जो स्त्री पुरुष के अनुपात के कारण है, तो वही भारत में क्या सेक्स रेशियो कम होने का आपका रीजन बन रहा है, मानसिकता ही रीजन बन रहा है। फिर आपका रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ दैट ओनली सन इज एंटाइटल्ड टू परफॉर्म फनरल एंड रिलेटेड रिचुअल फॉर हिज पेरेंट्स। अब ये कैसी मान्यता है भाई, ये भी एक मान्यता है कि जो आपके सांस्कृतिक विश्वास ऐसा माना जाता है कि बेटा ही क्या कर सकता है, आपके जो अंत्येष्टि वगैरह होती हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, यानी कि जब किसी की डेथ हो जाती है, किसी बड़े बूढ़े की डेथ हो जाती है, तो उनके सारे जो अंतिम संस्कार वाली चीज़ें होती हैं, जो अंत्येष्टि होती है, तो धार्मिक चीज़ों का ऐसा मानना है कि वो बच्चा ही कर सकता, बच्ची नहीं कर सकती है। ये कल्चरल एक ऐसी बिलीव है कि लड़का ही सब कुछ करेगा, अंतिम संस्कार लड़का करता है और सारी क्रियाएं लड़का करता है, तो इसलिए भी क्या है, लड़के को, उनको पेरेंट्स को लगता है कि सारी चीजें क्या करेगा, लड़का ही करेगा। क्लियर है? तो इसलिए भी क्या बच्चे, लड़के को क्या ज्यादा मानसिकता दी जाती है। क्लियर है? तो कहते हैं बेटा ही क्या करेगा, सब करेगा, बेटे से ही वंश चलता है, वंश आगे किससे बढ़ता है, बेटे से। ऐसी इनकी मान्यता है कि बेटा ही क्या करेगा, वंश आगे बढ़ाएगा, तो बेटे का होना तो बहुत जरूरी है। बेटा क्या करेगा, बेटे के बिना वंश नहीं चलता है, मानते, बेटे के बिना वंश नहीं चलेगा, बेटा ही वंश आगे बढ़ाएगा। बेटा नहीं हो गया कि इकोनॉमिक रीजन इकोनॉमिक रीजन, बेटा नहीं होगा तो भल्लाल देव चक्रवर्ती हो गए, बाहुबली, माता शिवगामी के प्रिय पुत्र महेशमती के सम्राट, ऐसी फील आती है लड़कों में। इतनी तारीफ हो गई लड़कों की, बेटा ही वंश चलाएगा, महेशमती के होने वाले सम्राट, वीरों के वीर, माता शिवगामी देवी के प्रिय पुत्र बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली यही आती है फीलिंग अंदर है। तो चलिए, बेटा ही क्या करेगा, वंश चलाएगा, ऐसा मानना है। इकोनॉमिक रीजन क्या है, आर्थिक कारण क्या है, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज एग्रीकल्चर। भारतीय सोसाइटी का मेन जो काम है वो क्या है, कृषि है, एग्रीकल्चर है। भैया देखिए एग्रीकल्चर है। विलेजर्स हैव आ thinking that landed property cannot be given to girl because after marriage they will go to another village, town or city। यानी कि क्या कह रहे हैं कि माता पिता या कोई भी क्या सोचता है, आर्थिक कारण क्या है कि जो मेन आपका काम है, मेन ऑक्यूपेशन है वो कृषि है, और ग्रामीण में निवास करने वाले जो लोग, उनका ऐसा मानना है कि जो लैंड वगैरह, जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी है, वो लड़कियों को नहीं दे सकते, क्योंकि शादी होने के बाद वो दूसरे शहर, गाँव या दूसरी सिटी चली जाएंगी, तो उनको लैंड जो है उनके हवाले नहीं कर सकते। Neither girl child can get her share of loan, nor share can take care of the land। क्या कह रहे हैं कि चली जाएंगी, और लड़कियां क्या है, उनके घर का बोझ ढो सकती हैं, और ना ही वो क्या करती हैं, एग्रीकल्चर की देखभाल कर सकती हैं। कहते लड़कियां जो है ना ही वो घर की, परिवार की जिम्मेदारी संभाल सकती हैं, उनका बोझ ढो सकती हैं, और ना ही क्या कर सकती हैं, एग्रीकल्चर का कोई काम कर सकती हैं। ये क्या आपका इकोनॉमिक रीजन। भैया मैं नहीं कह रहा, मुझे मत लड़कियों बहनों मेरी, मुझे मत गाली देने लगना, ये सब किताबें कह रही, मैं नहीं कह रहा कुछ इसमें से, मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है, ठीक है। कहो सर को कमेंट में, सर तो आप तो ऐसी बात करते हो, बताओ क्या पढ़ाओगे सर आप। तो ये सब मानना, ये बिलीफ है, इकोनॉमिक रीजन है जो कहे गए किताब, ठीक। तो कहते हैं लड़कियां ना ही घर चला पाएंगी और ना ही लैंड की देखभाल कर पाएंगी। ये फिर लेक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता की कमी है, कहीं ना कहीं लेक ऑफ अवेयरनेस है, जागरूकता की कमी है। People in Indian society having ignorant conversation
conservation attitude are still not ready to give equal status to daughter because they think that during old age they will be dependent on the son। यानी कि उनका क्या मानना है, क्यों नहीं इक्वालिटी देते, क्यों नहीं बराबरी का आपको बराबरी का हक देते हैं लड़कियों के, या बराबरी का क्या कहते हैं उसको स्तर देते हैं। उनका ये मानना है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो लड़की तो शादी करके कहीं चली जाएगी, हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो देख भाल है, वो हमारी सारी जिम्मेदारी हमारा लड़का ही उठाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, लड़कियों को क्या करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सोचते हैं कि बुढ़ापे में उनका बेटा ही क्या बनेगा, सहारा बनेगा, उनके खाने पीने का ध्यान रखेगा, उनके रहने का जिम्मेदारियां उनकी निभाएगा। तो इसीलिए क्या बेटे को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी जाती, क्या बेटे को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी जाती है। क्लियर है कि बेटा ही क्या करेगा, उनकी जिम्मेदारी, खाने पीने का सबको ध्यान बेटा रखेगा। आगे फिर क्या कह रहा है, इंप्लीकेशन ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो, इंप्लीकेशन ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो, यानी कि जो आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो उसका है, तो लो चाइल्ड सेक्स रेशियो इफ कंटिन्यूअस विल हैव सीरियस इंप्लीकेशन ऑन आवर सोशल नेटवर्क, पार्टिकुलर द इंस्टीट्यूशन फॉर मैरिज, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। इट विल ऑल्सो कॉज सर्वर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम रिलेटेड टू वीमेन। यानी कि जो आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो है ना, उसका क्या है, वो नीचे जा रहा है। तो ये क्या है बच्चे, हमारी जो हमारी सोशल जो स्ट्रक्चर है उस पर क्या बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं छोड़ेगा, नहीं बहुत बुरा इफेक्ट छोड़ेगा। और विशेष तौर पे क्या होगा, जैसे जो मैरिज जैसी संस्थाएं हैं, इसमें जैसे महिला जो है, महिला संबंधी जो कानून व्यवस्था की है, तो उसकी स्थिति पर भी क्या पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। क्या है, यानी कि क्या क्या असर पड़ेगा, जो आपका जो चाइल्ड सेक्स रेशियो उसमें कमी देखने को मिल रही है, यानी कि महिलाओं का अनुपात जो कम देखने को मिल रहा है, उससे क्या करेगा, हमारे समाज पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, शादियों पे असर पड़ेगा। जब महिलाएं कम होंगी तो पुरुष 1000 है, महिलाएं 800 200 बेचारे कुंवारे रह जाएंगे, वो तो बस कमंडल लेके जंगल चले जाएंगे बेचारे, क्या करेंगे वो। तो और आपका समाज पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, और जो महिला संबंधित कानून है उन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। क्लियर है। तो बच्चे ये था आपका सेकंड चैप्टर, पूरी तरह फिनिश, खलास, बकवास सब हो गया है, और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर लिया। अब तो बच्चे सेकंड चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं, कुछ हमने नहीं छोड़ा है कि कोना नहीं छोड़ा, चप्पा चप्पा छान मारा, 6 के 6 क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। आई होप ये वीडियो 2 देखने के बाद आप अपने पेपर में शायद आपको याद भी ना करना पड़े, आप बहुत अच्छे से समझ के अपने आप से जो है बढ़िया से राइटिंग लिख सकते हैं। और एक बार अगर आप पढ़ लेंगे और एक बार वीडियो देखेंगे, मेरी सुन लेंगे, तो आपको समझना और पढ़ना, याद करना सब आ जाएगा, और आपकी टेंशन सोशियोलॉजी की बिल्कुल खत्म, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, और कमेंट करके बच्चे जरूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा क्लास में, या क्या नहीं अच्छा लगा, कैसे समझ में आया कि नहीं आया। जो भी आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट प्लीज जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नए चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब सारा अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से दिवाली मनाइए, और पढ़ाई में जोर शोर से लगे रहिए, क्योंकि इस दिवाली आपको सोचना है बच्चे कि आने वाले कुछ 6 महीने में तो आप दिया जलाएंगे, तो एक दिया आपके सिलेक्शन का भी जलना चाहिए, और एक दिया आपके मार्क्स का भी जलना चाहिए, और एक दिया आपके मम्मी पापा की खुशियों का भी जलना चाहिए, और एक दिया आपके अच्छे मार्क्स, अच्छे रिजल्ट का भी जलना चाहिए, और एक दिया आपकी तैयारी का भी जलना चाहिए। तो बहुत से अच्छे दिवाली मनाइए, बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए, लॉट्स ऑफ लव, और बाय बाय।